हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सीई। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इसकी वीडियो बना दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आज मैं आपके लिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उसका सोल्यूशन कराया है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए हैं। तो इस वीडियो के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। जो क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं ना, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बेशक से आप एग्जाम देने के बाद अपने क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो से मैच कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि लगभग लगभग मोस्टली सारे वही क्वेश्चन आ रखे हैं जो आपको वीडियो में बताए गए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम से इस नाम से सर्च कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, और आप एक बार मुझे कमेंट में भी बताइए कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से 12th में पढ़ चुके हैं मुझसे, तो आप अपना नाम जरूर लिखना। ठीक है, टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। तो एकलव्य स्नातक 1 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहली यूनिट है उसमें हम प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसका पुनर्निर्माण कैसे हुआ था इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, यही हमारी यूनिट में है। तो आपको पता होगा कि पुनर्निर्माण से भी दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत पे आता है क्वेश्चन और दूसरा साहित्यिक स्रोत पे आता है। ठीक है, मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आपके पेपर में दो में से एक क्वेश्चन आएगा और आप आराम से कर दोगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो प्राचीन भारत का इतिहास था, बहुत प्राचीन समय में जो भारत का इतिहास था, तो हमारे इतिहासकारों ने उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की और इतिहास जो लिखा है उसका जो पुनर्निर्माण किया है तो उसमें कौन से सोर्स यानी कौन से स्रोत यूज करे हैं। ठीक है, यानी कि जानकारी कहाँ से ली है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई इतिहासकार है, उसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करी और उसके बारे में लिख दिया। तब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जिसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा है तो उसने सोर्स कौन से यूज करे। ठीक है, तो सोर्स जो होते हैं, स्रोत जो होते हैं, उसके महत्व के बारे में आपको बताना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको आंसर समझाता हूं। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में देखें तो पुरातात्विक स्रोत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मान लीजिए पुरातात्विक स्रोत ही ना होते तो कैसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती, नहीं मिल सकती थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे कालखंडों के लिए जहां पे लिखित अभिलेख जो है दुर्लभ हो या फिर अनुपलब्ध हो। देखिए क्या था कि बहुत प्राचीन समय में अगर हम जाते हैं तो कई बार क्या है, लिखित जो हमें जो भी लिखित में लिटरेचर मिला है, साहित्य मिला है, वो या तो बहुत कम मिला है या तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, ना के बराबर मिला है। और हड़प्पा का एग्जांपल ले लें तो हड़प्पा में जो हमको लिखित में मिला है वो मिला होने के बाद भी कोई काम नहीं आया। यानी कि आपको पता है हड़प्पा की जो लिपि थी उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। तो अब मान लो हड़प्पा की लिपि में कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए तो वो हमारे किस काम का है। ठीक है, क्योंकि हम उसे पढ़ नहीं सकते, हम उसको जान नहीं सकते। तो यही है कि ऐसे कालखंडों में या तो हमें लिखित में बहुत कम मिला है या फिर मिला है तो वो समझ में नहीं आया है। ठीक है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है, या फिर बहुत दुर्लभ अभिलेख मिले हैं, या फिर बहुत सारी चीजें अनुपलब्ध है, यानी लिखित चीजें कम है, इसीलिए पुरातात्विक स्रोतों की तरफ जाना पड़ा है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। आप वैसे आप 12वीं पास हो तो आप जानते होंगे पुरातात्विक स्रोत में ये सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मान लो बर्तन हो गए, खुदाई कराई गई कहीं पे, खुदाई में क्या मिलेगा, ईंटें मिल जाएगी उस समय की, कुछ अवशेष मिल जाएंगे। ठीक है, या बर्तन मिल जाएंगे, कोई अभिलेख मिल जाएगा। तो जो भी चीजें मिल सकती है, या कोई मूर्ति कला, मान लो कोई मूर्ति मिल जाती है, कोई भवन मिल जाता है, या कोई भवन का साक्ष्य मिल जाता है, या कोई तालाब का साक्ष्य मिल जाता है, कोई भी जो सबूत मिल जाता है, स्रोत मिल जाता है, वो सब पुरातात्विक में आ जाता है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्रोत जो है प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृति के बारे में हमें बताते हैं कि प्राचीन जो सभ्यता थी उसका कल्चर कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो व्यापार करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, या शिल्प कार्य करते थे, या कुछ भी नहीं करते थे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के बारे में हमको पता लग जाएगा। और राजनीति और धर्म और दैनिक जीवन के बारे में, यानी उनकी डेली लाइफ कैसी थी, क्या वो धर्म का पालन करते थे, इन सब चीजों के बारे में हमें प्रत्यक्ष भौतिक साक्ष्य प्रदान करते हैं, यानी डायरेक्ट पता लग जाता है। जैसे कि एग्जांपल, मान लो कोई मूर्ति मिली है, किसी देवता की मूर्ति मिली है, तो उस मूर्ति से क्या पता लगेगा, ये पता लग जाएगा कि मूर्ति मिली है तो ये लोग मूर्ति की पूजा करते होंगे, यानी उस ईश्वर की पूजा करते होंगे। ठीक है, तो ये हमें साक्ष्य मिल जाता है। तो ये डायरेक्ट मतलब आप इसको डायरेक्ट सबूत के रूप में देख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में आपको वैसे उस पिक्चर में अभी आपने ये जो पिक्चर देखी है यहाँ पे आपको अच्छे से पता लग गया होगा। यहाँ मूर्ति भी दिख रही है, बर्तन भी दिख रहे हैं, शिलालेख भी दिख रहे हैं, भवन भी दिख रहे हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं, खुदाई करते हुए लोग भी दिख रहे हैं। तो ये सभी पुरातात्विक स्रोत में आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या क्या पुरातात्विक स्रोत में होता है, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया। मान लो कोई स्मारक है, कोई मंदिर मिल गया पुराना, कोई स्तूप मिल गया, कोई महल मिल गया, कोई किला मिल गया, ठीक है, कोई घर मिल गया, भवन मिल गया। जैसे हड़प्पा में स्नानागार मिला था तो स्नानागार हो गया, या अनाज को रखने के लिए जो अन्नागार बनाया जाता था वो भी पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा, ठीक है। या कोई शिलालेख मिल जाए, मान लो चट्टान पे लिखा हुआ कुछ मिल जाए, स्तंभ पे लिखा हुआ मिल जाए, या धातु की कोई प्लेट है उस पे लिखा हुआ मिल जाए, या कोई कलाकृति मिल जाए, मान लो उस समय की कोई उपकरण हो, मिट्टी के बर्तन हो, गहने हो, मुहरे हो, ठीक है, या कोई संरचना, जैसे मान लो कोई शहर के बारे में पता लग जाए, किसी घर के बारे में, जल निकास व्यवस्था के बारे में, या जो दफनाई गई चीजें हो, जैसे कब्र थी, कब्रों में लोगों को दफना दिया जाता था, ठीक है। तो कई जगह पे दफन सामान भी मिला है, यानी कि केवल मृत लोगों को नहीं दफनाया जाता था, उनके साथ में कुछ सामान भी दफना दिया जाता था, ठीक है। जीवाश्म यानी पौधे या फिर जानवरों के कुछ जैविक अवशेष मिल जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। इन्हीं से तो हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन इतिहास की जानकारी में ये स्रोत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। अब बात करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में ये जो महत्व है, यानी ये जो पुरातात्विक स्रोत है, इनका महत्व क्यों है, ठीक है। तो देखते हैं। अब बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप जानते हो, ये वो काल था जब इतिहास लेखन नहीं होता था, यानी हमें लिखित में चीजें जो थी वो नहीं मिल पाई हैं। अब आप ये सोचिए कि जब लिखित में कोई चीज नहीं मिल पा रही है तो इतिहास का पुनर्निर्माण किस प्रकार से होगा। तो लिखित में मान लो लिटरेचर ही तो नहीं मिल रहा, उस समय के बर्तन मिल गए होंगे, उस समय के औजार मिल गए होंगे, ठीक है, उस समय के भवन निर्माण के सबूत मिल गए होंगे, तो उनके आधार पे ही मान लिया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा रहा होगा, तो इतिहास लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो इस समय में क्या था, लिखित अभिलेखों का अभाव था, यानी लिखित में हमको कुछ भी नहीं मिला है। आप चाहे पाषाण युग की बात कर लो या फिर हड़प्पा सभ्यता जैसे काल के लिए पुरातत्व की सूचना एक तरह से प्राथमिक स्रोत हो जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे हड़प्पा सभ्यता के लोग तो लिखना जानते थे, लेकिन उनका लिखा हुआ पढ़ा नहीं गया, तो आप उसको भी उसी तरीके से मान लो कि वो कोई बेनिफिट उसका हुआ नहीं, ठीक है। तो उस समय क्या था, लिखित चीजों का अभाव मिला है, और जो भी हमें सबूत मिलते थे तो पत्थर वगैरह के औजार होते थे, यही सारी चीजों से जानकारी मिलती थी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख खोज, यानी पुरापाषाण युग के बारे में अगर हम देखें, या उस समय के जो औजार होते थे, उस समय क्या होते थे, पत्थर होते थे, पत्थर से औजार बना दिए जाते थे, और वो नुकीले औजार बना दिए जाते थे। लोग क्या करते थे, उन औजारों से शिकार करते थे, ठीक है। तो हमें कुछ उसी युग के औजार मिले हैं। भीमबेटका की जो गुफा है, गुफा के अंदर, अब लोग उस समय में गुफाओं में रहा करते थे, तो गुफा की दीवारों पे चित्रकारी करते थे, तो इन चित्रकारियों से भी क्या है, साक्ष्य मिल जाते हैं, यानी कि सबूत मिल जाते हैं, तो उसको एज ए स्रोत, ठीक है, सोर्स के रूप में इतिहासकार जो है वो यूज करते हैं। फिर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो नगरीय योजना थी, तो वहां पे जो प्रारंभिक समाज थे उसके विकास के बारे में भी हमको जानकारी यहीं से मिल जाती है, ठीक है, जो साक्ष्य मिले उनसे जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है लिखित अभिलेखों में अंतराल भरना, ठीक है। जो लिखित अभिलेख थे, अब वो कहीं ना कहीं उसकी कमी जो है ये पूरी कर देते हैं, ठीक है। तो कई प्राचीन ग्रंथ देखे, अगर हम प्राचीन ग्रंथों में जाए मान लो, तो वो धार्मिक होते थे या फिर पौराणिक होते थे, वो ऐतिहासिक नहीं होते थे। अब धार्मिक क्या है, धर्म के नजरिए से लिखा गया है, ठीक है। अब धर्म के नजरिए से लिखा गया है, उसको इतिहास में अगर काउंट करेंगे तो बहुत सारी बातें उसके अंदर धार्मिक ग्रंथ में ऐसी मिलेगी जो शायद आज लोग उस पर बिलीव ना करें, उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि मान लो उसमें अवतारों की बात है, उसमें ऐसा बताया गया कि भाई कोई यहाँ पे प्रकट हुआ, या फिर कोई देवता वहां से ऐसे गए, मान लो कुछ इस प्रकार की बातें हैं, तो उसको धार्मिक नजरिए से तो देख सकते हैं हम, पौराणिक नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन उसको इतिहास के नजरिए से देखें तो कई बार वो सत्य साबित नहीं हो सकता, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत जो है वो पाठ्य अभिलेखों को सत्यापित करने और पूरक बनाने या चुनौती देने में मदद करते हैं। तो जो भी हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले जो अभिलेख थे उनकी कमी को ये क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, ठीक है। कुछ पुरातात्विक स्रोत जो है बेशक से लिखित में कंटेंट उतना ना मिलाओ, लेकिन ये काम कर जाते हैं। फिर अशोक के शिलालेख, अशोक के समय में देखें तो उस समय क्या था, बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, तो यहाँ पे हमको जानकारी मिल जाती है। तो बौद्ध धर्म के प्रसार की पुष्टि करते हैं अशोक के शिलालेख, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है।
फिर हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र, यहाँ पे जब खुदाई कराई गई थी तो महाभारत में वर्णित स्थल के लिए भौतिक साक्ष्य मिले हैं। आपको पता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो जब यहाँ पे खुदाई करवाई गई थी, उत्खनन कार्य हुआ था, तो यहाँ पे सबूत मिले थे महाभारत के। हस्तिनापुर में भी सबूत मिले थे, ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि भाई ऐसा ऐसा रहा था उस समय में। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक जीवन में अंतर्दृष्टि, यानी मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं कई जगह पे, पुरातात्विक जो इतिहासकार होते हैं उनको, तो वो इन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे इतिहास लेखन में, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जैसे कि चित्रित ग्रे बर्तन। अब ये जो ग्रे बर्तन थे जिसपे चित्र डिजाइनिंग की गई थी, और काले और लाल रंग के बर्तन मिले थे, ये सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में भी बताते हैं और व्यापार का भी संकेत देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के बर्तन किसी दूसरी सभ्यता में मिले हैं तो उससे पता लग जाता है कि यहाँ से वहां तक क्या होता था, व्यापार भी होता था, ठीक है। तो ये भी हमें जानकारी मिल जाती है, और डिजाइनिंग से हमें कल्चर के बारे में पता लग जाता है। फिर कुछ मुहरे मिल गए हैं, कुछ सिक्के मिल गए, ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मुहरे और सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है, जैसे सिंधु घाटी की मुहरें जो है वो व्यापार नेटवर्क का संकेत देती है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमको मुहरें मिली थी उससे क्या पता लगता था कि इनका व्यापार होता था, ठीक है। समकालीन जो सभ्यता रही थी बाहर की, उनसे इनका व्यापार होता था। जबकि सिक्कों से हमको क्या जानकारी मिलती है, सिक्कों से हमको शासक के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थव्यवस्था और धार्मिक प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि सिक्के जो होते थे उसमें शासक का चित्र बना होता था, उसकी इमेज बनी होती थी, तो पता लग जाता था भाई इस शासक ने सिक्के चलवाए थे। कई सिक्कों में भगवान का या फिर मतलब किसी ईश्वर की, किसी देव की छवि बनी होती थी, उससे पता लग जाता था कि ये लोग इन देवता की या इन देवियों की पूजा करते थे, ठीक है। तो धार्मिक भी पता लग जाता था, और अर्थव्यवस्था में तो यूज होता ही था, क्योंकि सिक्के जो थे व्यापार को आसान बनाने के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट है राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी, यानी कि कैसा शासन था, प्रशासन कैसा था, उसके बारे में भी हमको जानकारी मिल जाती है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों से। एग्जाम्पल आपके सामने है शिलालेख, यानी कुछ कुछ ऐसे शिलालेख मिले जो प्राकृत भाषा में, ग्रीक में, आराम आरामाइक भाषा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक है, आरामाइक हो जाएगा, आरामाइक भाषा में लिखे गए थे। और अशोक के शिलालेख तो बहुत सारे मिले हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे ये हमें पता लगता है कि शिलालेख में ज्यादातर जो राजा होते थे, राजा के द्वारा लिखवाया गया संदेश होता था, ठीक है। जैसे धम्म का संदेश जो था अशोक के द्वारा जो दिया जा रहा था, उसकी जानकारी भी हमको किससे मिलती है, अभिलेखों से मिलती है, शिलालेखों से मिलती है, पत्थर पे जो लिखा होता था, ठीक है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो इतिहास है उसकी जानकारी मिल जाती है कि प्रशासन कैसा था, ठीक है। और जो जिसका प्रशासन था उसकी नीतियां कैसी थी, जैसे अशोक का धम्म हमें पता लगा है तो हमें अशोक की नीति के बारे में पता लग जाता है। तो ये जानकारी भी हमको यहाँ से मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आसान सा है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। फिर कुछ स्थापत्य के भी सबूत मिल गए हैं। स्थापत्य यानी कि कैसा बना होता था, घर वगैरह कैसे होते थे, या फिर बिल्डिंग वगैरह जो होती वो कैसी बनती थी, ठीक है। मंदिर बने हैं तो वो कैसे बनाए जाते थे। तो पाटलिपुत्र जैसे किले प्राचीन शासकों की सैन्य रणनीतियों और शहरी नियोजन को उजागर करते हैं। कि पाटलिपुत्र में जो किले मिले हैं ना, किले के जो सबूत मिले, उससे पता लगता है कि जो प्राचीन शासक थे, पुराने जो शासक थे, उनकी जो सैन्य रणनीतियां थी वो कैसी थी। क्योंकि किले ऐसे बनाए जाते थे कि किले के ऊपर चढ़ के चारों तरफ मतलब देखा जा सकता था, और अगर कोई किले की तरफ बढ़ने की कोशिश करे, आक्रमण करने की कोशिश करे, तो उसको वहीं से कंट्रोल किया जा सकता था। तो सैन्य रणनीति पता लग जाती है, और कितने अच्छी प्लानिंग करके बनाए गए थे किले, उससे हमें पूरे शहर के नियोजन के बारे में, प्लानिंग के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक और सांस्कृतिक विकास, यानी स्तूप और मंदिर, ये भी मिले हैं। अब स्तूप और मंदिर मिले हमें प्राचीन भारत में, तो इससे हमको क्या पता लगता है कि लोग धार्मिक थे, पूजा पाठ करते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म से जुड़ गया था स्तूप, यानी बौद्ध धर्म के लोग स्तूप को पवित्र मानते थे, और जो हिंदू सनातन धर्म के लोग थे वो मंदिरों को पवित्र मानते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सांची स्तूप हो गया, या अजंता और एलोरा की जो चट्टाने हैं उसको काट कर बनाई गई जो गुफाएं थी, ये जो संरचनाएं हैं ये धार्मिक विकास के बारे में जानकारी देती हैं कि उस समय में धार्मिक विकास कैसा था, उस समय में कला, वास्तुकला जो थी वो कैसी थी, आर्किटेक्ट के बारे में बताती है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमको इनसे, स्तूप और मंदिरों से मिल जाते हैं। फिर मूर्तियां भी मिली है, तो मूर्तियां इंपॉर्टेंट है। मूर्तियों में अगर हम देखें तो हिंदू देवी देवता जो है, सनातनी देवी देवता जो है, ठीक है, उनकी मूर्तियां मिली है। बौद्ध स्तूपों में आप जाओगे तो बुद्ध की मूर्ति भी आपको दिखेगी, जैन तीर्थकरों की भी मूर्तियां आपको दिखेंगी, जैन जो तीर्थ करते, ठीक है। तो इनसे हमें
धार्मिक विश्वास को समझने में मदद मिलती है। तो ये जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो बर्तन हो, ठीक है, या कोई भवन निर्माण हो, ये सब पुरातात्विक स्रोत होते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों पे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। फिर तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति। उस समय में क्या था, कुछ औजार मिले हैं जो कि पत्थर के होते थे, हथियार मिले हैं जो कि पत्थर के नुकीले हथियार होते थे, कुछ संरचनाएं मिली हैं जो प्राचीन समाज यानी उस समय के समाज की तकनीकी प्रगति को दर्शाती है कि लोग कितनी टेक्निकल नॉलेज रखते थे, कौन सा हथियार चाहिए, किस हथियार से वो शिकार कर सकते हैं, कौन से काम के लिए कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, उस टूल को वो बनाना जानते थे। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि कितना उनका तकनीकी प्रगति विकास हो चुका था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे आपको जल निकास प्रणाली जब आप देखोगे तो वहां पे आपको तकनीकी विकास दिखेगा कि लोग कितनी अच्छी इंजीनियरिंग जानते थे। ठीक है, यानी अभियंता उस समय में होते थे, कितनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ उन्होंने जल निकास प्रणाली को बनाया था। फिर ताम्रपाषाण काल में जाओगे तो वहां पे आपको लोहे के और धातु कर्म के जो स्किल है, जो कौशल है, जो औजार मिले हैं, उससे आपको जानकारी मिलेगी। तो उस समय भी लोग कितनी जानकारी रखते थे। फिर ये सब कुछ हो गया। लास्ट में एक पॉइंट आपको जरूर लिखना है, वो है पुरातात्विक स्रोतों की सीमाएं। यानी कि पुरातात्विक स्रोत जो है ना, इससे हमको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं। ठीक है, सीमाएं यानी कमियां हैं। क्या कमियां हैं? क्योंकि अपूर्णता यानी पूरी तरीके से कई बार नहीं मिले। जैसे कि मान लो कोई पुरातात्विक अवशेष है, कई बार क्या होता है, समय के साथ वो खंडित हो जाता है यानी टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। मान लो कोई शिलालेख मिला है, कोई अभिलेख मिला है, वो टूट गया है। ठीक है, व्याख्या की चुनौतियां, कई बार उसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर कोई कलाकृति मिली है मान लो, उसकी व्याख्या कोई इतिहासकार करेगा तो कई बार क्या है, अलग अलग इतिहासकार उसकी अलग अलग व्याख्या कर देते हैं। अब मान लो कोई मूर्ति मिली है, अब दो इतिहासकार इस मूर्ति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कोई इतिहासकार उसको अलग नजरिए से देख रहा हो, उसके बारे में अलग बता रहा हो, दूसरा इतिहासकार उसको अलग नजरिए से देख रहा हो, उसके बारे में कुछ अलग सोच रहा हो। तो यहाँ पे भी अलग अलग चीजें दिख जाती हैं। फिर अभिजात वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह। अभिजात वर्ग कौन सा होता है? अमीर वर्ग, कुलीन वर्ग, जो पैसे वाला हो, जो शासन में हो, ठीक है, जिसके पास ताकत हो। तो ऐसे वर्ग का पूर्वाग्रह भी दिखता है। यानी मान लो स्मारक है, शिलालेख है, ये कौन बनाते थे? ये हमेशा अमीर वर्ग यानी राजाओं के द्वारा बनवाए जाते थे या अभिजात वर्ग के द्वारा बनवाए जाते थे। इसमें आम लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी कि वहां पे खेती कैसे होती थी, वहां पे शिल्प कार्य कैसे होता था, ये जानकारी नहीं मिलेगी। उसमें हमेशा आपको राजाओं के बारे में जानकारी मिलेगी कि अशोक ने कौन सा युद्ध जीता या अशोक ने कौन सी नीति अपनाई। हमेशा हमें जो अमीर लोग थे, ताकतवर लोग थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है पूरा। अब देखो सेम क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए, यानी अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन करते हैं तो साहित्यिक स्रोत यानी जो लिटरेचर है, ठीक है, इसके महत्व का मूल्यांकन करना है। लिटरेचर में क्या आ जाएगा? आपकी धार्मिक किताबें हैं वो भी लिटरेचर में आ जाएगा, या मान लो किसी ने लिखा है कुछ उस समय के इतिहास के बारे में तो वो भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, या कोई यात्री आया था मान लो उस समय में और उसने वहां पे कुछ देखा, उसके बारे में लिखा, तो उसकी जो कृति है, उसकी जो रचना है, वो भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत नहीं डिस्कस करने वाले, अब हम साहित्यिक स्रोत की बात करने यानी लिटरेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो पुरातात्विक क्या होते हैं और साहित्यिक क्या होते हैं आप अच्छे से समझते हो। अब साहित्यिक में क्या आएगा, लिटरेचर में क्या आएगा, मेरे पीछे आप इमेज देख पा रहे हो, तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि ये सब साहित्यिक स्रोत में आएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कोई भी टेक्स्ट लिखा मिल जाए, चाहे वो किताब में लिखा मिले, उसको चाहे पांडुलिपि कहा जाता था, उस समय हाथ से किताबें लिखी जाती थी, पांडुलिपि में हो, या किसी धातु पे लिखा हुआ मिले, किसी पत्थर पे लिखा हुआ मिले, ठीक है, शिलालेख के रूप में मिले, अभिलेख के रूप में मिले, तो वो सब क्या है, लिटरेचर में आ जाएगा, लिखित रूप में आ जाएगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास को अगर समझने के लिए हम साहित्यिक स्रोतों को देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि उस समय के राजनीतिक जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में अगर हमें डिटेल में जानकारी मिलेगी तो वो कहाँ से मिलेगी? उस समय के लिटरेचर से मिलेगी। ठीक है, तो लिटरेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं भाई? सिंपल है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक ग्रंथ है उस समय का, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, जातक कथाएं हो गया, ठीक है, ये सब क्या है?
ये सब लिखित रूप में मिले हैं। फिर महाकाव्य में देखें तो हमारा महाभारत और रामायण आ जाती है, इससे उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में अगर हम बोले, जो धार्मिक साहित्य नहीं था, तो चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र हो जाएगा। संगम साहित्य हो जाएगा, जो साउथ यानी दक्षिण भारत में मिलेगा आपको। विदेशी विवरण की बात करें तो जैसे कि आपको पता है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज जो था वो इंडिया में यानी मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था, तो उसने उस समय जो भी देखा था वो इंडिका नामक पुस्तक में लिखा था। फाहियान जो कि चीन से आया था, ठीक है। अल बिरूनी, ये सब ऐसे यात्री हैं जो भारत के बाहर के थे, बाहर के देश से भारत में आए थे, और उन्होंने भारत को देखा, भारत की प्रथाओं को समझा, और उसके बारे में क्या करा, इन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण का क्या महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए, राजनीतिक इतिहास को समझना यानी राज्य और राजवंश, अर्थशास्त्र जैसे अगर हम ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें हमें शासन कला के बारे में पता लगता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, क्योंकि आज के समय में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए यूज किया जाता है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ जानकारी होगी, तो आप ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम था जो चाणक्य ने लिखा था, लेकिन इसका मतलब, समझ रहे हो, इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। इसका मतलब है शासन कला। इसमें शासन कला के बारे में बताया है, प्रशासन के बारे में बताया है, कूटनीति के बारे में बताया है, राजनीति के बारे में बताया है, गुप्तचर नीति के बारे में बताया है, राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया है। ये एक तरह से पॉलिटिकल पॉलिटिकल बुक है, अर्थशास्त्र नहीं, मतलब इसका नाम अर्थशास्त्र है पर इसके अंदर कंटेंट अलग है, ठीक है। तो उसको इकोनॉमिक्स से जोड़ के मत देखना, बस ये ध्यान रखना। तो इसमें शासन कला, प्रशासन, कूटनीति के बारे में हमको डिटेल में जानकारी मिलती है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखी गई पुस्तक है जो प्राचीन भारत के बारे में हमको क्या देती है, जानकारी देती है, ठीक है। कुछ वंशावली मिली है, यानी अगर आप पुराणों को पढ़ोगे और शिलालेखों को देखोगे तो उसमें राजाओं की वंशावली की सूची है। यानी पहले जैसे मान लो ये राजा रहे, फिर उनके पुत्र रहे, दूसरे राजा, फिर कोई और राजा रहा, फिर कोई और राजा रहा, मतलब पूरा एक वंशावली बता दिया जाएगा, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, ठीक है। पूरी लिस्ट मिली है। इससे क्या होता है, इससे इतिहासकार जो हैं उनको राजनीतिक इतिहास के बारे में, ठीक है, एक नक्शा बनाना, एक मैप बनाना, एक मतलब पूरा कालखंड को जोड़कर देखने में कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है। उन्हें पता लग जाता है पहले ये राजा था, फिर ये राजा आया, फिर ये राजा आया, फिर ये राजा आया, तो उनको बहुत आसानी हो जाती है। फिर है विदेशी विवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिका मान लीजिए, अब इंडिका जो है ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये मौर्य प्रशासन के बारे में बताता है, उस समय के समाज के बारे में हमको बताता है। ये ऐसा विवरण है, इनको थोड़ा ज्यादा सटीक भी माना जाता है, क्योंकि जो विदेशी यात्री थे वो भारत को जिस तरीके से देखते थे, जिस तरीके से समझते थे, हमको थोड़ा विदेशी नजरिया भी पता लग जाता है इन किताबों के जरिए, ठीक है। और भारत के जो ग्रंथ है उससे भारत का नजरिया तो हमको पता ही लगता है कि हम कैसे सोचते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अंतर्दृष्टि, ठीक है। उस समय प्राचीन भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था लोगों का, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मनुस्मृति, ठीक है। जाति व्यवस्था आपको पता है हमारे भारत में हमेशा से रही है, ठीक है, जाति प्रथा थी प्राचीन समय से। तो मनुस्मृति हो गई या अन्य धर्मशास्त्र ग्रंथ हो गए, ये वर्ण व्यवस्था और समाज में इसकी भूमिका के बारे में बताते हैं। आपको पता है हमारा समाज जो था वो वर्णों में विभाजित था, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण थे मान लीजिए, ठीक है। तो समाज चारों वर्णों में बटा हुआ था, और समाज में हर वर्ण के अलग काम होते थे, ठीक है। ब्राह्मण का काम अलग था, जैसे वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, पूजा पाठ कराना, दान लेना देना, ठीक है, ये था। क्षत्रियों का काम जो था वो एक योद्धा वर्ग माना जाता था, जो कि शासन करता था, प्रजा की रक्षा करता था, प्रजा के लिए काम करता था। फिर वैश्य जो थे ये कृषि, व्यापार, पशुपालन ये सब करते थे। शूद्र जो थे वो तीनों वर्णों की सेवा करते थे। इस तरीके से काम विभाजित था। लेकिन फिर क्या हुआ, अब ब्राह्मणों ने, जैसे ही ब्राह्मणों का सामना होता है किसी नए वर्ग से, यानी ऐसा नया वर्ग जो बाहरी वर्ग हो या फिर जिसको पहले से ना जानते हो, ठीक है, नया वर्ग है जिसको इन चारों वर्णों में शामिल कर पाना पॉसिबल ना हो, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जाति में। यानी वर्ण से बाहर ये जाति हो जाती थी, ठीक है। अब वर्ण तो 4 ही थे, और चारों वर्णों के जो काम थे वो भी निर्धारित ही रहते थे, लेकिन जातियां जो थी उनकी संख्या कितनी भी हो सकती थी, ठीक है, बहुत संख्या हो सकती थी जाति की। तो हमारा समाज जो था वो जाति की दृष्टि से देखे तो बटा हुआ था, वर्ण की दृष्टि से देखें तो बटा हुआ था। अब बात करेंगे शिक्षा और सीखना। आपको पता होगा कि जो महर्षि पाणिनि थे, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी थी, ठीक है।
जो कि संस्कृत की व्याकरण के पे आधारित थी। ये बताती है कि उस समय में जो ग्रंथ मिले हैं वो भाषा में विज्ञान और प्रगति को दर्शाते हैं कि भाषा जो है, लैंग्वेज जो है संस्कृत थी, संस्कृत में कितना ज्यादा प्रगति हो चुकी थी, ये उसको बताते हैं। आर्यभट्ट हो गए या फिर वराह मिहिर हो गए, ये इनकी जो भी रचनाएं मिली हैं उससे वैज्ञानिक ज्ञान की जानकारी मिल जाती है कि भारत में जो पुराने जो विद्वान लोग थे, ठीक है, चाहे आर्यभट्ट हो या वराह मिहिर हो, इनको कितना ज्ञान था, ठीक है, विज्ञान के ऊपर, वैज्ञानिक चीजों के ऊपर, खगोल शास्त्र के ऊपर, गणित के ऊपर, उसके बारे में जानकारी हमको मिल जाती है इनके रचनाओं के द्वारा। नेक्स्ट है धार्मिक विकास। हिंदू धर्म जो है, अगर उसमें हम देखें धार्मिक विकास में, हिंदू धर्म में देखें तो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेद। 4 प्रमुख वेद हैं, ठीक है। फिर उपनिषद जो है, ये प्रारंभिक जो हिंदू दर्शन है, यानी जो सनातनी जो फिलॉसफी थी शुरू में, उसके बारे में और अनुष्ठान जो थे उसके महत्व को समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के हमें त्रिपिटक मिले हैं, जिसमें आपको ये पाली ग्रंथ हैं, पाली भाषा में लिखे हैं, ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में है, बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा लैंग्वेज का एक इशू आता है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या आता है मैं बताता हूँ आपको। हमारी जो हिंदी है, जो आप आज के समय में जो हिंदी बोलते हो, ठीक है, जिस हिंदी को मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप जिस हिंदी को सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो हिंदी जो है इसे कहा जाता है आधुनिक हिंदी, ठीक है। ये क्या है, आधुनिक हिंदी होती है ये। आज से 3000 4000 5000 साल चले जाओ, प्राचीन भारत की तरफ चले जाओ, तो हिंदी ऐसी नहीं थी। ये विकास करने के बाद ऐसी बनी है। तो पहले हिंदी कैसी होती थी, तो जो हमें वेद मिलते हैं वो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वैदिक संस्कृत। अब इस चीज को समझ लेना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेगी। वैदिक संस्कृत होती थी पहले, फिर पाणिनि, महर्षि पाणिनि के द्वारा संस्कृत का व्याकरण लाया गया, ठीक है, उसमें उसका परिष्करण किया गया, तो फिर वैदिक संस्कृत से बन जाती है लौकिक संस्कृत, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लौकिक संस्कृत, ठीक है। अब जो वैदिक संस्कृत यानी जो वेद रचे गए वो इस वाली संस्कृत में रचे गए, जिसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है। आज जो आप संस्कृत पढ़ते हो उससे बहुत टफ वाली संस्कृत है ये। फिर इसको थोड़ा सरल कर दिया गया, यानी इसका नाम हो गया लौकिक संस्कृत। फिर बाद के जो ग्रंथ आए हैं, ठीक है, वेद के बाद के जो ग्रंथ आए हैं वो इस वाली संस्कृत में मिलेंगे। फिर इसके बाद आती है पाली। अभी आपने पढ़ा ना पाली, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो त्रिपिटक है, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली ग्रंथ थे, यानी पाली में लिखे हुए मिले थे, ठीक है, पाली। इसके बाद आती है प्राकृत। पाली के बाद क्या आती है, प्राकृत। आपने प्राकृत भी सुना होगा कि कई जो ग्रंथ मिले, अशोक के जो शिलालेख मिले वो प्राकृत में लिखे हुए थे, पाली प्राकृत। फिर इसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश कहा जाता है हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप समझ जाओ। अपभ्रंश, इसको अवहट भी कहा जाता है। और उसके बाद आती है हिंदी, यानी कि आज जो हम हिंदी बोलते हैं ना, वो आप तो इस रूप को जानते हो, ये रूप तो आप जानते नहीं हो। यहां से शुरुआत हुई थी वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली प्राकृत, अब अपभ्रंश, अवहट, फिर जाके आधुनिक हिंदी बनी है, ठीक है। तो कई ग्रंथ जो हैं आपको बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के मिलेंगे, वो आपको संस्कृत में नहीं मिलेंगे, ठीक है, संस्कृत में या लौकिक संस्कृत में नहीं मिलेंगे, वो आपको पाली या फिर प्राकृत भाषा में मिलेंगे, क्योंकि इनका ये जो धर्म थे ये आए ही इस समय में थे जिस समय में पाली और प्राकृत चल रही थी। तो ये भी याद रखना आपको। फिर इसके बाद जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में आगम की रचना की गई है, ठीक है, जो जैन, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं। फिर भक्ति आंदोलन का समय आता है, इसमें कबीर और तुलसीदास, इनकी कविताएं जो थी, ये मध्यकालीन जो भक्ति साहित्य था, इसके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। तो प्राचीन भारत की जानकारी के लिए ये सारे स्रोत जो थे, साहित्यिक स्रोत जो थे, वो इंपॉर्टेंट थे। फिर आर्थिक और व्यापारिक प्रथाएं, उस समय में जो आर्थिक और व्यापारिक प्रथाएं थी उसमें जो, अगर आप जातक कथाओं की बात करोगे, ठीक है, जातक कथा जैसे जो ग्रंथ है, ये अक्सर व्यापार मार्ग, वस्तु और व्यापारियों के जीवन के बारे में आपको बताएंगे कि व्यापार मार्ग कहाँ कहाँ पे थे, कहाँ से व्यापार होता था, किन वस्तुओं का व्यापार होता था, व्यापारी लोग क्या करते थे, कैसे वो श्रेणियों में रहा करते थे, कैसे वो व्यापार करते थे, उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर बहुमूल्य आर्थिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो भी भारत में जो भी सिस्टम रहा था प्राचीन समय में, वो सारी जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। संगम साहित्य की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दक्षिण भारत में, अगर आप मैप बनाऊं मैं यहाँ पे आपको इंडिया का, तो जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको दक्षिण भारत कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में ये संगम साहित्य जो है ये फला फूला, ठीक है।
और इसमें व्यापार के बारे में वर्णन है, वहाँ के राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है, और आपको प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें रोमन व्यापार का भी उल्लेख किया गया है कि रोमन व्यापार कैसे होता था। कला और वास्तुकला का भी योगदान है, क्योंकि शिल्पत्तिकारम या कालिदास की जो रचना है, ठीक है, ये ग्रंथ जो है मंदिरों, महलों और स्तूपों के बारे में जानकारी देते हैं। तो इतिहासकार जो थे उनको प्राचीन भारत में जो स्थापत्य शैली थी, यानी जो जिस प्रकार से भवन बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट है भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको कुछ लोग पांचवें वेद के रूप में जानते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें नाटक के बारे में, संगीत के बारे में, म्यूजिक, नृत्य के बारे में, इसके सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, संगीत कितने प्रकार का होता है, नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, सारी बातें इसमें है, जो उस काल की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये प्राचीन भारत की जानकारी हमको देता है। फिर दर्शन और विज्ञान यानी साइंस एंड फिलोसफी। ठीक है, तो न्याय सूत्र हो गया, सांख्य कारिका हो गया, चरक संहिता हो गया। ठीक है, ये जो कृतियां हैं, ये जो रचनाएं हैं, ये हमारे भारत की जो फिलोसफी थी, हमारे यहाँ पे जो चिकित्सा या वैज्ञानिक विचार थे, इसके बारे में हमको जानकारी मिलते हैं। तो अगर आप चरक संहिता को पढ़ोगे तो आपको जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के द्वारा किस प्रकार से इलाज किया जाता था, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। न्याय सूत्र या सांख्य सूत्र के बारे में पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे भारतीय फिलोसफी जो थी, दर्शन जो था, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत जो है, ये खगोलीय ग्रंथ, खगोल विज्ञान में जो प्रगति हुई थी, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है विदेशी यात्रियों की भूमिका। अब ये तो हमने चलो पढ़ लिया भारतीय ग्रंथ। अब बाहर के जो यात्री आए थे, जैसे मेगस्थनीज आया था, जो कि मौर्य साम्राज्य के समय में आया था, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कि भारत कैसा था। फिर चीनी तीर्थयात्री था जिसका नाम था फाइयान। फाइयान भी जब आया था, चीन का एक यात्री था, उसने भारत को जब देखा, भारत के बारे में समझा, तो उसने उसके बारे में लिखा। तो फाइयान के जो लिखित जो साक्ष्य हैं, उससे भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब लास्ट में आपको बतानी है इसकी सीमाएं यानी लिमिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साहित्यिक स्रोत है, इसकी भी कुछ कमियां हैं। जिस तरीके से पुरातात्विक स्रोत की कमियां थी, इसी तरीके से साहित्यिक स्रोत की भी कमियां हैं। कमियां क्या है? वो है पूर्वाग्रह या फिर अतिशयोक्ति। पूर्वाग्रह मतलब अपने दिमाग में पहले से कोई चीज बिठा लेना और उसके बाहर सोचना ही नहीं, तो वो पूर्वाग्रह हो जाता है। ठीक है, अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख देना। तो कई ग्रंथ, विशेषकर जो शाही शिलालेख मिले हैं, उसमें शासक और उनकी उपलब्धियों का महिमा मंडन किया गया है, यानी कि राजा के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। ठीक है, फोकस जो इनका होता था, यानी उनका जो नजरिया होता था, वो धार्मिक होता था। ठीक है, तो कुछ ग्रंथ जो हैं वो धार्मिक है और वो ऐतिहासिक नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं देंगे, वो उस समय में धार्मिक प्रथाएं क्या थी उसकी जानकारी देते हैं। तो उसमें आपको वस्तुनिष्ठता का अभाव मिलेगा। ठीक है, उसको एक्यूरेट मान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर विखंडन, यानी कई प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो या तो टूट गए हैं, खत्म हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। ठीक है, ये केवल टुकड़ों में मिले हैं। अब टुकड़ों में मिले हैं तो उसकी जो उपयोगिता है वो सीमित हो जाती है, लिमिटेशन आ जाती है, अब उसको सही तरीके से नहीं समझा जा सकता है। फिर भाषा भी एक बाधा बनती है, क्योंकि प्राचीन भाषाओं को समझने के लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है, विशेषज्ञ चाहिए और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिससे विभिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं। अगर एक्सपर्ट नहीं होगा तो फिर ये चीजें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा है वो क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। 12th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये आसान लगेगा, ज्यादा मुश्किल लगेगा नहीं। तो हड़प्पा के नगर नियोजन को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी एक विकसित सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग के साथ सब कुछ बसाया गया था। तो इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये किस लिए जानी जाती है? ये अपनी उन्नत और व्यवस्थित नगरीय योजना के लिए जानी जाती है, कि ये उन्नत सभ्यता थी और नगरीय योजना थी, यानी पूरा प्लानिंग के तहत नगर जो थे वो बसाए गए थे और ग्रिड पद्धति में बसाए गए थे। ठीक है, तो हड़प्पा के जो शहर थे उसकी जो योजना है वो ग्रिड जो पैटर्न था उस पर बनाई गई थी, यानी कि एक दूसरे को समकोण पे काट रहे थे। ठीक है, सड़कें जो होती थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। फिर जो मेन सड़क है वो चौड़ी और सीधी, मेन जो रोड होता था वो चौड़ा रोड होता था, सीधा होता था। परिवहन और व्यापार को अच्छे तरीके से वहां पे, मतलब परिवहन और व्यापार को अच्छे तरीके से बनाया जाता था। ठीक है,
और सुविधाजनक बना देता था। गलियां जो थी वो संकीर्ण थी। आवासीय क्षेत्र यानी जहाँ पे लोगों के घर होते थे, वहां पे जो क्षेत्र होता था उसको मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। ठीक है, जैसे मान लो ये किसी का घर है, तो आवासीय यहाँ पे बहुत सारे घर हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो ये गली होती थी उसकी जो मेन, ये एक मेन रोड पे जाके कनेक्ट हो जाती थी। तो इस तरीके से ही वो मुख्य सड़कों से उसको जोड़ देता था। शहर का विभाजन दो हिस्सों में कर रखा था, एक दुर्ग होता था, एक निचला शहर होता था। ये भी हम पढ़ चुके हैं, 12th में आपने सब कुछ पढ़ा होगा। दुर्ग जो है पश्चिमी भाग है, एक ऊंचा क्षेत्र होता था। ठीक है, जिसमें क्या करते थे, अनाज का भंडारण यानी स्टोरेज के लिए जगह होती थी। अन्न भंडार या अन्नागार कहा जाता है उसको। सभा भवन होते थे, यहाँ पे धार्मिक संरचनाएं होती थी। ठीक है, सार्वजनिक इमारतें होती थी, और यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह ये सब होता था। निचला शहर जो था वो पूर्वी भाग था, ये आवासीय क्षेत्र था यानी रेजिडेंशियल, यहाँ पे लोग रहा करते थे। ठीक है, यहाँ पे आम लोग रहा करते थे। तो ये दोनों आपको समझने हैं। कुछ इस प्रकार से आप देखो, ये पुरानी इमेज बनाई गई है, हड़प्पा सभ्यता में कुछ इस प्रकार की चीजें थी। नेक्स्ट है उन्नत जल निकासी। अब हड़प्पा सभ्यता जो है ना, वो किस लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है जल निकास प्रणाली के लिए। जहां पे भी हड़प्पा का क्वेश्चन आएगा, जल निकास प्रणाली ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपको पॉइंट जरूर लिखना है। तो देखो, यहाँ पे जो नालियां होती थी उसको पत्थर से ढक दिया जाता था, यानी पक्की पक्की हुई ईंटों से बनी, यानी पक्की ईंटें से बनी हुई थी सड़कों के किनारे जो नालियां होती थी, और उसको पत्थरों से ढका होता था। घर की जो नालियां होती थी वो मुख्य जल निकास प्रणालियों से जुड़ी थी। मान लो किसी के घर से नाली निकल के आ रही है, तो मेन जो नाला होगा बड़ा, उसमें जाके वो जॉइंट हो जाता था। मेन होल में नियमित सफाई की जाती थी, जहाँ पे मेन जो मतलब मेन होल होता था, जहाँ पे कई जगह का पानी आके मिलता था, तो उसको साफ किया जाता था। उसके रख रखाव को बहुत ध्यान दिया जाता था। ठीक है, ताकि जाम ना हो, पानी रुके ना। इससे हमें कुशल जल निकास प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जिससे कि जल भराव को रोका जा सके। इन्होंने जल भराव को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था बना रखी थी, पूरे प्लानिंग के तहत सारा काम कर रखा था। जल निकास प्रणाली थी जो थी वो बेहतरीन थी। घर का जो पानी था वो आराम से निकल जाता था और बाहर बड़े नाले में चला जाता था, फिर वहां से जाके आगे उस पानी को गिरा दिया जाता था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। ईंटों की बात करें तो जो इसमें घर बने मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो घर मिले हैं वो ईंटों से बने हुए थे, यानी पक्की ईंटों से बने हुए थे। और ये ईंटें जो थी एक समान आकार की ईंटें होती थी, और पकी हुई मिट्टी से बनाई जाती थी, यानी मिट्टी को गीला करके उसको गूंथ कर उसको सांचे में ढाल के उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसको भट्टे में पकाया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो मजबूत हो जाती है। जो उन्नत तकनीक और केंद्रीय योजना का संकेत देती थी। इससे क्या पता लगता था कि कितनी बेहतरीन योजना थी, कि एक केंद्रीय योजना थी, तभी तो पूरी हड़प्पा सभ्यता में एक जैसी ही ईंटें मिली हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली थी, लेकिन जहां पे भी जाओगे तो आपको ईंट एक जैसी मिलेगी। तो इससे पता लगता है एक मजबूत केंद्रीय योजना जरूर रही होगी। फिर कुएं और जल आपूर्ति, तो आपको पता है सार्वजनिक और निजी कुएं भी होते थे, जो कि हड़प्पा सभ्यता में हमको देखने को मिलते हैं। इसमें घरेलू और सार्वजनिक उपयोग के लिए एक विश्वसनीय जल आपूर्ति का ये स्रोत होता था। घरों में भी कुएं होते थे, ठीक है, घर के बाहर भी कुएं होते थे। इससे जल की जो कमी है वो पूरी हो जाती थी। धौलावीरा जैसे जो शहर हैं, यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन की प्रणालियां मिली हैं। यहाँ पे बेहतरीन मैनेजमेंट होता था पानी के लिए। इसमें क्या होता था, जो वर्षा का जल होता था, यानी बारिश में जो जल होता था उसको संग्रहित कर लिया जाता था, यानी उसको व्यर्थ यानी बर्बाद नहीं होने देते थे, उसको इकट्ठा कर लेते थे। और ये पानी कहाँ चला जाता था, जलाशय में चला जाता था, नहरों में चला जाता था। तो यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण का भी सबूत मिलता है। ठीक है, फिर आवासीय मकान की बात करें, जो रेजिडेंशियल होते थे, जहाँ पे लोग रहा करते थे, तो इनकी छतें जो हैं वो सपाट होती थी, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि लकड़ी और सरकंडों से छतें बनाई जाती थी। आंगन जो होते थे वो घर के भीतर एक मतलब ऐसा होता था, एक केंद्रीय हिस्सा होता था, ये आंगन है, इसके चारों तरफ कमरे बनाए होते थे। ठीक है, जो प्राचीन समय में, अगर आप पुराने गाँव में भी जाते हो तो गाँव में भी ऐसे ही घर होते थे, क्योंकि गाँव में जमीनें बड़ी होती है लोगों के पास। तो एक आंगन बना दिया जाता है बड़ा सा, उसके चारों ओर आप देखोगे कमरे वगैरह बना दिए जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे मिला है। फिर दरवाजे वाले कमरे, यानी कि सीधे सड़क पर नहीं बल्कि आंतरिक प्रांगण में खुलते थे, जिससे गोपनीयता यानी सुनिश्चित की जाती थी। यानी कि आप ये लगा लो कि ये लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए, अब नॉर्मली आज के समय में घर कैसे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये रोड है, अब ये किसी का मेन गेट है। अगर मेन गेट खुल गया तो लोग अंदर तक झांक सकते हैं, उनका घर क्लियर दिखेगा, ये किचन है, ये कमरा है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा घर बनता है।
लेकिन उन्होंने ऐसा घर नहीं बनाया था, उन्होंने घर ऐसा बनाया था कि कोई बाहर से ताक झांक करने की कोशिश भी करे ना तो उसको कुछ दिखे ना। ठीक है, कैसा होता था फिर वो घर, जैसे मान लो ये मेन गेट है तो यहाँ से एक गैलरी सी दिखेगी, कमरे जो है वो इधर होंगे ही नहीं, कमरे जो है अंदर जाके किसी और दिशा में होंगे। ठीक है, और नीचे के कमरों में खिड़की वगैरह भी नहीं रखते थे ये लोग, ताकि कोई प्राइवेसी का हनन ना हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस तरीके से घर बनाते थे। फिर बाथरूम और शौचालय अक्सर जल निकासी प्रणाली से जुड़े होते थे, जो स्वच्छता के प्रति चिंता दर्शाते हैं, यानी कि इनके जो बाथरूम वगैरह थे, जो शौचालय थे, वो जल निकास प्रणाली से जुड़े थे, वहां से जो वेस्ट होता था वो सारा निकल जाता था। ठीक है, वहां से नालियों के जरिए। सार्वजनिक भवन, इनके पास अनाज भंडारण के लिए अन्नागार होते थे, जिसको स्टोरेज कहा जाता था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। तो इनका उपयोग जो होता था, जो इनके पास एक्स्ट्रा अनाज होता था उसको सिक्योर करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये बनाए गए थे। ठीक है, फिर महान स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है, ये हड़प्पा में बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता था, एक बड़ा आयताकार संरचना थी जिसका उपयोग जो था ऐसा माना जाता है धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था, जो धर्म और स्वच्छता के महत्व को दिखाता है। अब देखो ये कुछ इस प्रकार का ये है स्नानागार। अब इसके चारों तरफ गलियारा बना हुआ है, यानी गैलरी बनी हुई है, यहाँ से लोग आ जा सकते हैं। और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं, इधर भी सीढ़ी होगी। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी जब भी मन करा इसमें जाके नहा लिया, ऐसा नहीं था। वो किसी विशेष पर्पज में, किसी धार्मिक उत्सव में ही इसको यूज किया जाता था। ठीक है, धार्मिक स्नान उसको माना जाता था। फिर एक सभा हॉल भी मिला है, जो संगठित सार्वजनिक सभाओं के लिए के बारे में जानकारी देता है, यानी एक ऐसा हॉल मिला है जिसमें अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ लोग बैठते होंगे। ठीक है, सार्वजनिक सभाएं की जाती होगी, यहाँ पे प्रशासन की गतिविधियां जो है वो बताई जाती होंगी। तो कुछ इस प्रकार का कार्य होता होगा। फिर वाणिज्यिक एवं व्यापार केंद्र, आपको पता है ये लोग व्यापार भी करते थे। तो लोथल आपको पता है, अगर आप गुजरात को देखोगे, आप जब मैप बनाओगे तो यहाँ पे जो आपको गुजरात दिखता है, तो गुजरात जो है समुद्र के किनारे है, तो लोथल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोथल जैसे शहर जो है, यहाँ पे बंदरगाह थे, क्योंकि समुद्र के किनारे था तो बंदरगाह था जो कि सक्रिय समुद्री व्यापार का संकेत देता है, यानी यहाँ से व्यापार होता था बाहर से, खासकर मध्य एशिया की तरफ। ठीक है, खाड़ी देशों की तरफ। बाजार जो है अच्छी तरह से व्यवस्थित होते थे, इनके वजन और माप जो थे वो स्टैंडर्ड वाले होते थे, मानकीकृत बाट होते थे जो हर जगह चलते थे, और जिससे व्यापार में थोड़ी सुविधा हो जाती थी। स्थलों पर पाई गई जो मुहरें हैं, ठीक है, और वजन जो है एक विनियमित आर्थिक प्रणाली के संकेत देते हैं, क्योंकि वजन जो है सबका एक जैसा है, इससे पता लगता है कि मतलब एक बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे रही होगी। किलेबंदी और सुरक्षा, शहर जो होते थे अक्सर किलेबंदी या दीवारों से घेर दिए जाते थे। ठीक है, घेर दिए जाते थे तो उससे सिक्योरिटी हो जाती थी। ये शायद रक्षा के लिए बनाए गए होंगे या बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए होंगे। नियंत्रित प्रवेश और निकास के लिए द्वार बनाए गए थे, यानी कंट्रोल रूप से कोई वहां पे आए, कंट्रोल रूप से जाए। कहने का मतलब है पूरा नियंत्रण रखा जाता था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर नजर रखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो पुरापाषाण और मध्य पाषाण संस्कृति थी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पुरापाषाण और मध्य पाषाण संस्कृति क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। जब मानव अपनी आदिम अवस्था में था, वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। ठीक है, पत्थरों की गुफाओं में रहता था, उसे पाषाण काल कहा जाता है, यानी पत्थर पाषाण। ठीक है, अब पाषाण को ही हम पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण कई कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। पूरा पाषाण काल में जो औजार बनते थे, देखो दोनों ही समय औजार जो बनते थे पत्थर वगैरह के बनते थे, लेकिन यहाँ पर औजार जो बनते थे वो बड़े बड़े बनते थे पत्थरों के। यहाँ पे माइक्रोलिथ आ चुका था, यानी कि सूक्ष्म छोटे औजार बनने लगे थे, जो बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते थे। फिर क्या था, यहाँ पे लोग जो थे वो गुफाओं में रहा करता था इंसान, और खाना बदोश वाली जिंदगी जीता था व्यक्ति। यहाँ पे भी वो धीरे धीरे क्या था, जब वो मध्य पाषाण काल तक आने लगा तो वो मौसम के हिसाब से रहने लगा, कुछ जगह पे स्थायी रूप से यानी अर्ध स्थायी रूप से रहने लगा। उसको लगता था कि ये मौसम सही है रहने के लिए, तो उस मौसम में रह लेता था। फिर उसको लगता था कि अब मुझे दूसरी जगह पे जाना चाहिए, तो दूसरी जगह पे चला जाता था। तो ये अंतर है। फिर एक बड़ा अंतर जो है, सबसे बड़ा अंतर वो ये है कि यहाँ पे मनुष्य जो था शिकार करता था, संग्रहण करता था। ठीक है, और ये मान लीजिए कि गुफाओं में तो रहता था,
लेकिन परमानेंट बसने की कोशिश उसने नहीं करी थी, ठीक है। व्यक्ति ने कहीं पे भी स्थायी रूप से बसने की कोशिश नहीं करी, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे वो स्थायी बसाव की तरफ जा रहा था। और यहाँ पे कृषि की शुरुआत हो गई थी, यानी ये जो मध्य पाषाण काल है, इसमें अगर आप देखोगे तो लास्ट में, एंड में जो इसका समय जब खत्म होने वाला था, तो कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। कृषि अपनी मतलब बेहतरीन अवस्था में तो नहीं थी, आप ऐसा नहीं कह सकते हो, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी, यानी मानव ने धीरे धीरे कृषि को अपनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अंतर है, आगे आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल जो है भारत में मानव इतिहास के शुरुआती चरणों को बताता है, ठीक है। क्योंकि उस समय इंसान जो था आदिम अवस्था में था, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान वगैरह उसको नहीं होता था, ठीक है। पत्थरों से औजार बनाता था, पत्थरों की गुफाओं में रहता था, खाना बदोश वाली जिंदगी जीता था, शिकार करता था, ये सारी चीजें थी। तो प्रारंभिक औजारों और जीवन शैली और पर्यावरण के अनुकूलन के विकास को ये दर्शाता है। ये जो काल है ये क्या दिखाता है कि जो प्रारंभिक औजार थे, प्रारंभिक औजार कौन से मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देता है। फिर जो जीवन शैली थी, कौन सी जीवन शैली थी, शिकार करता था व्यक्ति, खाना बदोश जिंदगी जीता था, कभी यहाँ रह लिया, कभी कहीं रह लिया, ठीक है, कभी गुफाओं में रह लिया, कभी कहीं चला गया, तो इस तरीके की जीवन जो था वो जीता था। और पर्यावरण के अनुकूलन, यानी अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से चलाता था, ठीक है। कहीं बारिश आ जाए, ठीक है, मान लो बारिश आ जाए, बिजलियां कड़क जाए, तो वो डर जाता था, उसे लगता था ईश्वर का प्रकोप है। तो यानी अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल रखा था मनुष्य ने। तो ये उसका जीवन था। अब बात करेंगे पुरापाषाण संस्कृति की। तो ये 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेके आप ये मान लीजिए लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल था, वो ये पुरापाषाण संस्कृति वाला काल था, ठीक है। अब इस समय में औजार कैसे होते थे, पत्थरों के औजार बनाता था मनुष्य, यानी औजार थे जो थे वो ज्यादातर पत्थरों से बने होते थे। और हाँ, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ हो गए, ठीक है, चॉपर वगैरह हो गया, इस तरीके के औजार ये बनाते थे। औजारों का उपयोग जो था वो शिकार करने के लिए होता था, क्योंकि मनुष्य जो था वो शिकार करता था, शिकारी था, ठीक है। तो जानवरों को मारने के लिए, उनकी खाल को चीरने के लिए, इस तरीके से वो इसका प्रयोग करता था। शिकारी संग्राहक जीवन शैली, यानी उसकी जो जीवन शैली थी वो शिकारी और संग्राहक जैसी थी, शिकार करता था और भोजन संग्रह का काम करता था, ठीक है। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य जो था वो खाना बदोश था, एक जगह टिक कर नहीं रहता था, ठीक है। और जीवित रहने के लिए वो पूरी तरीके से जानवरों पर निर्भर होता था, उनका शिकार करता था, या फिर पेड़ पौधों से उसको फल, जड़ें, कंदमूल जो भी मिल जाता था उसको वो इकट्ठा करा करता था। खाद्य उत्पादन या पालतू बनाने की कोशिश यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो वो खेती कर रहा है, ना किसी जानवर को उसने पालतू बनाने का प्रयास किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था वो केवल शिकार पे और खाद्य संग्रहण पे ही निर्भर होता था, ठीक है। उसने ना तो कोई जानवर पालने की कोशिश करी थी और ना ही परमानेंट कहीं पे रहने का प्रयास किया था। इस प्रकार का जीवन होता था उनका, जंगलों में रहते थे, जंगलों से जो मिल जाता था वो ले लेते थे और जानवरों का शिकार कर लेते थे, ठीक है। ऐसी इनकी लाइफ होती थी। फिर रहने की व्यवस्था की बात करें तो जो इनको गुफाएं मिल जाती थी, गुफाओं में रह लिया करते थे, यानी लोग प्राकृतिक आश्रय, जैसे कि मान लो कोई गुफा हो गई, कोई चट्टान में बना हुआ कोई आश्रय है, वहां पे रह लेता था। इसका एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश में भीमबेटका की जो गुफा मिली है, ठीक है। इन गुफाओं में मनुष्य रहा करते थे, उसके अंदर की जो दीवारें हैं, ठीक है, जो पत्थर की दीवारें हैं उस पर कुछ चित्रकारी भी मिली है। तो नदियों और जंगलों के पास जो खुला स्थान है उसका उपयोग भी ये करते थे, लेकिन अस्थायी शिविर के रूप में, यानी कि कभी कभी नदियों के किनारे जंगलों में भी रहते थे, लेकिन टेम्परेरी रूप से, हमेशा नहीं, क्योंकि वहां पे रहना ज्यादा खतरनाक होता था, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि का उपयोग। ये लोग आग जलाना जानते थे, क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये लोग आग जलाते थे, क्या क्या काम करते थे आग जला के, अपने आप को ठंड के मौसम में गर्म रखने के लिए आग लगाते थे, जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए आग लगाते थे, और अपना खाना जो होता है एक भोजन को पकाने के लिए आग लगाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आग लगाया करते थे। आग लगाने का तरीका क्या होता था, लकड़ी को लकड़ी में घिसकर या फिर पत्थर से पत्थर को घिसकर इस तरीके से आग लगाते थे। नेक्स्ट है कला और प्रतीकवाद। कला के प्रारंभिक रूपों को अगर हम देखें तो हमको जो चट्टानों की जो दीवारें हैं, चट्टानों की दीवारों के अंदर पत्थरों में हमको क्या मिलता है, कुछ डिजाइनिंग मिलती है, या फिर उस समय के कुछ बर्तन हैं, बर्तनों में कुछ डिजाइनिंग मिल जाती है, ठीक है, बहुत मामूली सी। तो ये कुछ चित्रकारी है जो मिली, और चित्रकारी जो दीवारों पे मिली है किस चीज़ की मिली है, या तो जानवरों की मिली है, या शिकार करने के दृश्य दिखाए गए हैं, या फिर मनुष्य की जो डेली लाइफ में जो वो गतिविधि करता था उसके बारे में उसमें बताया गया था, ठीक है। चित्रों को देखकर ही इतिहासकारों ने उसके बारे में अंदाजा लगाया है। फिर आ जाता है मध्य पाषाण संस्कृति।
अब मध्य पाषाण संस्कृति में मनुष्य जो था पहले के मुकाबले काफी बदल चुका था। ठीक है, अब वो बदलाव क्या थे ये आपको समझने हैं। तो पहले इसका काल देख लीजिए, 10,000 ईसा पूर्व से लेके 8,000 ईसा पूर्व के आसपास का समय माना जाता है। ठीक है, तो इस समय औजार जो थे पहले की तरह बड़े और हैवी नहीं थे। अब औजार जो थे वो ज़्यादा शार्प हो गए थे और हल्के हो गए थे, यानी छोटे हो गए थे। ठीक है, लेकिन अब ये मत सोचना छोटे हो गए हैं तो वो काम नहीं करते, वो पहले वाले औजारों से भी ज़्यादा अच्छा काम करते थे, क्योंकि इस समय में मनुष्य को थोड़ा टेक्नोलॉजी का, तकनीक का ज्ञान हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे उपकरण जो मिले हैं वो माइक्रोलिथिक मिले। माइक्रोलिथिक मतलब जो छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। तो औजार जो थे अब ज़्यादा परिष्कृत हो गए थे, छोटे हो गए थे। माइक्रोलिथ जो थे अक्सर पत्थर से बनाए जाते थे, उन्हें लकड़ी का हैंडल वगैरह लगा दिया जाता था या हड्डी वगैरह से उसको जोड़ दिया जाता था। ठीक है, उस समय में जो भाले बनाए जाते थे, जो तीर बनाए जाते थे, उसमें दराती बनाए जाते थे, उसमें इसका इस्तेमाल होता था। ये उपकरण जो है शिल्प और कौशल की दक्षता को दिखाते हैं कि उस समय भी जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लेकिन तब भी शिल्प कला कितनी बेहतरीन थी और कितना एक्सपर्ट हो गया था मनुष्य। ठीक है, बेहतरीन औजार बनाने लगा था, ये उनकी स्किल को दिखाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या बदलाव आया, जो उनके हथियार थे, जो औजार थे वो छोटे होने लगे थे। फिर जीविका में परिवर्तन। अब देखो पहले मनुष्य जो था वो केवल शिकार करता था या भोजन संग्रह करता था, यही उसका लाइफस्टाइल था। ठीक है, यहाँ पे खाद्य उत्पादन वो नहीं करता था पहले, यानी खेती वेती नहीं करता था, लेकिन इसको खेती उत्पादन की शुरुआत मान सकते हो। यानी यहाँ पे बहुत बेहतरीन खेती तो नहीं होती थी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ खेती की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी। ठीक है, तो इतना बस आपको समझना है। इस अवधि के दौरान मनुष्य ने एक और काम करा, वो था पशुपालन, यानी उसने जानवरों का पालने का प्रयास किया। कुत्ता हो गया या अन्य जानवर हो गए, उसको पालने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, अर्ध स्थायी बस्तियों के साक्ष्य सामने आते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है कि कुछ ऐसी बस्तियां भी मिली है जहाँ पे पता लगता है कि वहां पे लोग बस्तियां बनाकर रहने लगे थे, यानी कि स्थायी रूप से थोड़ा सा उन्होंने रहने का प्रयास किया था। कुछ ऐसा साक्ष्य जो है वो यहाँ से मिले हैं। ठीक है, जीवन कुछ इस प्रकार का रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। पशुपालन में अगर हम देखें तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था, फिर भेड़ वगैरह, बकरियां वगैरह जैसे जो जानवर थे, ऐसे जानवरों को इन्होंने पालतू बनाना शुरू करा। अब ऐसे जानवरों को पालतू बनाने का इनका फायदा क्या था? ठीक है, फायदा ये था इनको मांस मिल जाएगा जानवर से, दूध मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इनको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये इनके लिए बेहतर था, पशुपालन इन्होंने शुरू कर दिया था। मौसमी बस्तियां, बस्तियां जो है वो मौसम के अनुसार बनाई जाती थी। ठीक है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि मध्य पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो मौसम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते थे। जहां पे उनको लगता था ये मौसम अच्छा है तो वहीं पे वो टेम्परेरी रहने के लिए अपना घर बना लिया करते थे, झोपड़ी वगैरह बना लिया करते थे, कुछ लकड़ियों की, बांस की या फिर कुछ फूस वगैरह की जो झोपड़ी थी वो बनाया करते थे। टेम्परेरी मान लीजिए आप इसको। ठीक है, परमानेंट नहीं है ये। फिर गुफा काल यानी मध्य पाषाण काल के दौरान गुफा चित्रकला जो थी वो पहले से ज्यादा मिली है, और इसमें शिकार के, नृत्य के, सामुदायिक समारोह के भी चित्र मिल जाते हैं, अनुष्ठान के भी चित्र मिले हैं। ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कि जीवन में काफी ज्यादा इनके परिवर्तन इस काल में आ गया था। ठीक है, कुछ इस प्रकार की चित्रकारी आपको गुफाओं की दीवारों पे दिखेगी। फिर दफनाने और अनुष्ठान। तो मध्य पाषाण काल में मानव जो था दफनाने की रस्में निभाया करते थे, यानी मृत व्यक्ति को दफना दिया जाता था। और ऐसे भी कुछ सबूत मिले हैं कि कब्रों में ना वो कुछ वस्तु, कुछ सामान रख देते थे, जैसे मान लो कोई आभूषण रख दिया, कोई औजार रख दिया। आखिर ऐसा क्यों रखते थे? शायद उनको ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति जो है वो दोबारा जन्म लेगा, या फिर ये पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे, इसलिए वो ऐसा काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मत्स्य पालन और जलीय संसाधन, यानी मछली पकड़ने के कांटे, हार्पून हो गया या मछली पकड़ने के लिए जाल वगैरह हो गया, ऐसी चीजों को ये बनाने लगे थे। इससे ये पता लगता है कि ये मछली पकड़ने लगे थे, मछली भी ये पकड़ते थे इस समय में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इससे पहले वाला जो पाषाण काल था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, पूरा पाषाण काल, वहां पे ऐसा नहीं था। लेकिन मध्य पाषाण काल में ये लोग मछली पकड़ने लगे, थोड़ी थोड़ी कृषि भी करने लगे, परमानेंट रहने का इन्होंने प्रयास भी करा, मौसम के अनुसार ये मौसमी बस्तियां बसाने लगे जो पहले नहीं होता था। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव हो रहे थे। अगर अब हम दोनों को कंपेयर करें तो देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा। औजार को देखें तो पहले पुरा पाषाण काल में बड़े औजार होते थे, यहाँ पे छोटे औजार होने लगे थे। ठीक है, जिसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। जीवन शैली जो थी पहले पूरी तरीके से खानाबदोश था, शिकारी था, संग्राहक था, लेकिन यहाँ पे पालतूकरण होने लगा, जानवरों को भी पालने लगा और स्थायी रूप से भी बसने का प्रयास करा। पहले जो गुफाएं में रहा करता था, ठीक है,
लेकिन अब इसने अस्थायी झोपड़ियां भी बनानी शुरू कर दी, मौसमी शिविर बनाने शुरू कर दिए। गुफा से पहले जो गुफाओं में रहा करता था तो वहाँ पे कुछ चित्र मिले हैं, लेकिन ये चित्र यहाँ पे और विस्तृत हो गए थे। पहले केवल शिकार करता था, भोजन इकट्ठा करता था, लेकिन अब शिकार करने लगा है, भोजन तो इकट्ठा करता है, या मछली भी पकड़ने लगा है। और यहाँ पे मैं बोल दूं तो कृषि की भी शुरुआत हो चुकी थी, आप ये भी बता सकते हो। पशुपालन पहले नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे पशुपालन भी उसने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो कुछ बदलाव जो थे वो ये हो गए थे। आई होप आपको दोनों के बीच में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको बताना है, और किस टॉपिक पे फोकस करना है। एक आर्थिक बताना है, दूसरा राजनीतिक स्थिति उस समय में क्या थी। इन दो टॉपिक पे आपको फोकस करना है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, वैदिक काल को दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक हो जाता है प्रारंभिक वैदिक काल, जिसको ऋग्वेद कहा जाता है, दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और पूरा टाइम पीरियड देखें तो ये 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के आसपास का जो समय था वो माना जाता है। ठीक है, अब प्रारंभिक वैदिक काल को ऋग वैदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना की गई थी, और बाद के जो भी वेद हैं, चाहे वो सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, वो सब बाद में रचे गए थे, जो उत्तर वैदिक काल में आते। ठीक है, तो इतना आपको समझना था। अब बात करते हैं कि जो प्रारंभिक वैदिक काल है, इस समय में आर्थिक स्थिति जो थी वो कैसी थी। ठीक है, ये हमको समझना है। तो देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ये हमें समझना है, क्योंकि हमने हड़प्पा के बारे में भी पढ़ लिया। हड़प्पा में नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय अर्थव्यवस्था थी, लेकिन वैदिक काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो ये आपको ध्यान ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए, अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप जो था उसमें पशुपालन भी होता था और ये खेती भी होती थी। ठीक है, यानी खेती पशुपालन दोनों यहाँ पे होता था। उसके बाद खेती के बारे में आपको आगे अगले पॉइंट में बताऊंगा। और मवेशी, मवेशी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानवर पाले जाते थे। ठीक है, और जानवरों को एक्सचेंज सिस्टम में एक धन के रूप में भी देखा जाता था। ठीक है, एक्सचेंज सिस्टम होता था, व्यापार जो होता था वो विनिमय पद्धति पे होता था, यानी एक चीज़ लेनी है तो दूसरी चीज़ देनी पड़ेगी, तो उसमें जानवरों को भी बदला जाता था। और अर्ध खानाबदोश जीवन शैली के कारण सीमित कृषि गतिविधि थी। अब क्या है कि लोग पूरी तरीके से मतलब खानाबदोश नहीं थे, अर्ध खानाबदोश थे, तो कृषि होती थी लेकिन बहुत ज़्यादा कृषि नहीं होती थी, सीमित कृषि होती थी। ठीक है, ये याद रखना है। फिर कृषि देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि एक गौण गतिविधि थी, यानी मेन गतिविधि नहीं है कृषि, याद रखना, मेन गतिविधि नहीं है। और मुख्य रूप से जैसे जौ हो गया, जौ की खेती की जाती थी, इसमें अधिक उत्पादन पर कम ध्यान दिया जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्पादन करना, अनाज को बेचना, इन सब चीज़ों पे फोकस इनका नहीं होता था। ये उतना ही उगाते थे जितनी इनको आवश्यकता होती है। लकड़ी के हल का इस्तेमाल किया जाता था, और साधारण जो औजार होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता था कृषि के लिए, यानी कि खेती के लिए। नेक्स्ट है गैर मौद्रिक अर्थव्यवस्था, यानी मुद्रा नहीं होती थी। जैसे आज आपको दुकान पे जाना है, कोई सामान लेना है, आप कैश लेके जाओगे, ठीक है, या आप यूपीआई वगैरह कर दोगे, यानी एक मुद्रा है। उस समय में कोई मुद्रा नहीं होती थी, तो कोई सामान खरीदना है तो उसके बदले में कोई दूसरा सामान देना होता था। ठीक है, तो व्यापार जो था वो सीमित था। वस्तु विनिमय यानी एक्सचेंज सिस्टम होता था, इसके द्वारा व्यापार होता था। जैसे मान लो किसी को साबुन खरीदना है तो वो गेहूं लेकर जाएगा, बदले में साबुन ले लेगा। ठीक है, मतलब एक सामान दिया, दूसरा सामान ले लिया। फिर मवेशी, अनाज, अन्य आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, आपस में एक्सचेंज किया जाता था। हस्तशिल्प देखें तो कुछ बर्तन बनाए जाते थे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, जिसमें काले और लाल रंग के बर्तन होते थे। ठीक है, उसको पेंट किया जाता था। और औजारों और आभूषणों में तांबे के औजार जो थे वो मिलते थे। कांसे के धातुओं का भी उपयोग होता था। कई सारे साक्ष्य ऐसे मिले जिससे पता लगता है कि ये लोग चित्रित और डिजाइन वाले बर्तन इस्तेमाल करते थे। तांबे और कांसे की जो धातु के बर्तन होते थे उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये तो हो गया, चलो एक पॉइंट। अब है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक स्थितियां, यानी उत्तर वैदिक काल में कैसी आर्थिक स्थितियां थी। हमने ऋग वैदिक काल में पढ़ लिया। उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें तो इस समय में कृषि का विस्तार हो गया था पहले के मुकाबले, यानी उपजाऊ गंगा यमुना का जो मैदानी इलाका था, ठीक है, यहाँ पे लोग इधर पलायन करने लगे थे, और कृषि यहाँ पे प्राथमिक हो गया था। अब गौण नहीं है, अब मेन व्यवसाय कृषि बन गया है। जौ उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, चावल भी उगाया जाता था। लोहे, मतलब जो हल होता है उसमें लोहे की फाल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और थोड़ा मतलब बेहतर औजारों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाने लगा था, तो ये परिवर्तन आ गया था। अधिशेष उत्पादन, यानी कृषि अधिशेष के कारण शहरों का विकास हुआ और व्यापार में भी वृद्धि हुई। अब थोड़ा ये एक्स्ट्रा भी उगाने लगे थे, व्यापार भी बढ़ गया था। गांव जो थे पहले के मुकाबले ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गए थे, लेकिन उन्होंने बढ़ती अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, योगदान भी दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गाँव का भी बहुत बड़ा योगदान था अर्थव्यवस्था के बढ़ने में। अगला है पशुपालन।
तो यहाँ पे मवेशी केंद्रीय स्थान पर रहे हैं। लेकिन मवेशी मतलब जिसमें गाय भैंस वगैरह आ जाते हैं, लेकिन घोड़े हो गए, बकरी हो गए या भेड़ हो गए, ऐसे जानवर भी जो थे ये भी पालतू बनाए गए थे, इनको भी लोग पाला करते थे। ठीक है। धातुओं का उपयोग, लोहे के औजारों और हथियारों का इस्तेमाल जो था ये होने लगा था, और ये कृषि और शिल्प कला के लिए यूज होते थे। ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं कृषि में, शिल्प कला में क्रांति ला दी थी लोहे के औजारों ने। धातु कर्म में आभूषण और हथियारों का उत्पादन भी शामिल था। ठीक है। आभूषण बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे। अब बात करते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। अब आर्थिक हमने देखा है, आर्थिक को हमने कहाँ कहाँ पे पढ़ा है, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल दोनों में देख लिया। अब हम बात करेंगे राजनीतिक परिस्थितियां प्रारंभिक यानी ऋग्वैदिक काल में कैसी थी। तो प्रारंभिक जो ऋग्वैदिक काल था, इसमें समाज जो था वो जनजातीय समाज था, यानी समाज जो था वो जनजातियों में संगठित था, जिसका नेतृत्व जो था एक राजा यानी एक राजा के द्वारा किया जाता था। राजा का चयन जो था उसकी वीरता और उसके नेतृत्व के गुणों के आधार पर किया जाता था। राजा वीर होगा, ठीक है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होगी, उस आधार पे इसको किया जाता था। ये वंशानुगत शासन के आधार पे बिल्कुल भी नहीं था। ये याद रखना है, यहाँ पे वंश नहीं है कि राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। ऐसा सिस्टम ऋग वैदिक काल में यानी प्रारंभिक वैदिक काल में नहीं था। इतना हमने समझ लिया। राजा को किस आधार पे लोग चुनते थे, उसकी वीरता के आधार पे, उसके नेतृत्व के आधार पे। तो ये था प्रारंभ में सिस्टम। ठीक है। अब आगे देखते हैं सभा यानी राजनीतिक व्यवस्था जो थी उसमें दो महत्वपूर्ण सभा होती थी, सभा और समिति। सभा जो थी वो बुजुर्ग जो लोग होते थे, जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, इनकी परिषद होती थी। ये क्या करती थी, राजा को सलाह देती थी। समिति जो है एक आम सभा होती थी, जहां पे सभी जनजाति के लोग जो थे उसमें शामिल होते थे और मिलकर आपस में डिसीजन करा करते थे। ठीक है। तो सभा और समिति ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थी। कुछ इस प्रकार से दृश्य रहा होगा उस समय का। राजा की शक्ति जो थी वो सीमित होती थी, यानी राजा को बड़े जो डिसीजन होते थे, ठीक है, उसके लिए सभा और समिति जो समिति है उसका अनुमोदन लेना पड़ता था, उसकी सलाह लेनी पड़ती थी, उसकी सहमति लेनी पड़ती थी। कोई स्थायी सेना नहीं थी। जरूरत पड़ने पर जनजातीय योद्धा जो थे वही लड़ाई में शामिल हो जाते थे। कोई परमानेंट इनके पास सेना भी नहीं होती थी। ठीक है। वंश आधारित नियम यानी सत्ता और निर्णय लेने के लिए अधिकार जो परिवार होते थे इनके बीच में वितरित किया जाता था, जिससे कि विकेंद्रित प्रणाली सुनिश्चित की जाए, यानी कि सत्ता और निर्णय जो लेना होगा उसमें जो ज्यादातर परिवार जो होंगे उनकी भी राय यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया हमारा ऋग्वैदिक काल में। अब बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कैसी राजनीतिक परिस्थितियां थी, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यों का गठन, यानी जनजातियां जो जन है इनका विलय होने लगा। अब बड़े राज्य बन गए जिसको जनपद कहा जाने लगा, यानी अब बड़े बड़े राज्य बनने लग रहे थे। ठीक है। जनजातीय से क्षेत्रीय राज्यों में संक्रमण का प्रतीक ये दिखता है कि जो जनजातीय थी वो अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों की तरफ जा रही थी। जैसे कुरु हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया, विदेह हो गया, ये महत्वपूर्ण जनपद रहे हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर वंशानुगत राजतंत्र, अब आपको यहाँ पे समझना है, यानी जो राजत्व है, जो राजा है, अब यहाँ पे उसका पद जो है वो वंशानुगत हो गया, और राजा जो है सत्ता, राजा जो है कहीं ना कहीं सत्ता को अपने हाथ, मतलब सत्ता जो है वो राजा के हाथों में केंद्रित हो गई। यानी कहने का मतलब है अब जो राजा है, राजा के बाद उसका जो पुत्र होगा, ठीक है, उसको राजा बना दिया जाएगा। तो ये वाला सिस्टम आ गया जो कि पहले के वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल में आपको नहीं देखने को मिला था। तो ये परिवर्तन हो गया है। अब राजा ने राजसूय और अश्वमेध जैसे जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, यज्ञ होते थे, ये कराने शुरू कर दिए थे। ठीक है। जिसके द्वारा वो अपने आप को दिव्य दिखाने की कोशिश करता था। सभा और समिति का पतन, जो पहले सभा और समिति होती थी जिसकी सलाह ली जाती थी उसका पतन हो गया, यानी राजा की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके साथ ही सभा और समिति की जो भूमिका थी वो पहले के मुकाबले क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ये सभाएं जो है अधिक कुलीन और कम लोकतांत्रिक हो गई। अधिक कुलीन का मतलब है जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, ठीक है, जो पैसे वाले लोग हैं, वही इन सभाओं में थे। आम लोग यहाँ पे क्या हो रहे थे, आम लोगों की संख्या यहाँ पे बिल्कुल कम कम हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी, आप ऐसा मान लो। पहले स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन अब स्थायी सेना यानी प्रारंभिक काल के अपोजिट यहाँ पे राजाओं ने रक्षा और विस्तार के लिए अपनी परमानेंट स्थायी सेना बना रखी थी। ठीक है। स्थायी सेना यहाँ पे बनाई गई। नौकरशाही यानी कि पूरा एक तंत्र होता था। तो एक अल्प विकसित प्रशासनिक संरचना हुई जिसमें पुरोहित मान लो, पुजारी लोग, सेनानी, ठीक है, सेना कमांडर हो गए, गांव के प्रधान हो गए, ये सारे अधिकारी मिलकर काम करते थे। ये एक तरह से राजा की नौकरशाही, ठीक है, उसकी ब्यूरोक्रेसी के रूप में काम करते थे।
नेक्स्ट है कानून और व्यवस्था। शासन के आधार के रूप में देखें तो धर्म जो है इस पे बहुत जोर दिया जाता था, यानी सामाजिक और नैतिक जो कानून थे इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। दंड यानी गलत काम के लिए सजा मिलती थी, और कर, ठीक है, टैक्स भी लिया जाता था। ये बहुत ज़्यादा संस्थागत हो गए थे। तो यहाँ पे अपना ये जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में जो राजनीतिक और आर्थिक जो डिफरेंस था वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि पेपर नज़दीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और बुद्ध की शिक्षाओं के उदय के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं उसका आपको विश्लेषण करना है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने 12th में भी पढ़ा था, इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो बौद्ध धर्म के उदय के कारण देखते हैं कि आखिर ये उदय क्यों हुआ था, तो इसके सामाजिक कारण देखते हैं। सामाजिक कारक कौन से हैं, तो कठोर जाति व्यवस्था। आपको पता है सनातन हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था थी, ठीक है। और रूढ़िवादी वैदिक धर्म में अगर हम देखें तो जाति जो था जाति व्यवस्था जो थी वो कठोर थी, ठीक है। जिसमें कुछ जातियां ऐसी होती थी जिनको निम्न जाति माना जाता था, ठीक है। इनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। तो इस भेदभाव के कारण इनके बीच में असंतोष पैदा हुआ, ठीक है, जिन्हें सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा गया। अब हुआ क्या था कि जो शूद्र थे इनके साथ खासकर इनको निम्न वर्ण में रखा गया था, इनके साथ कुछ भेदभाव भी होता था। तो उस भेदभाव के कारण ये जो सनातन धर्म था उससे थोड़ा दूर होने लगे और बौद्ध धर्म के नजदीक हो गए, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार करने लगे। तो ये सामाजिक कारण हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो निम्न वर्गों का उत्पीड़न होता था, समाज में असमानता थी, अस्पृश्यता यानी लोगों को छुआछूत का सामना करना पड़ता था, उनके साथ समानता नहीं थी, ठीक है, समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। इसलिए कहीं ना कहीं वो बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए थे। फिर महिलाओं का बहिष्कार। वैदिक प्रथाओं में देखें तो ज़्यादातर महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से बाहर रखा जाता था, जिसे बौद्ध धर्म ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के साथ संबोधित किया। बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल कर लिया जाता था, वहां पे उनको बराबर ही माना जाता था। तो इसलिए महिलाओं को भी लगा कि हमारे साथ यहाँ पे भेदभाव होता है, अगर हम वहां जाते हैं तो हमको ये बेनिफिट मिलेगा कि हमको सबके समान माना जाएगा, ठीक है। फिर कुछ धार्मिक कारण, यानी हमारे यहाँ पे जो जटिल अनुष्ठान होते थे ये भी एक कारण बना। यानी वैदिक धर्म देखें तो उसमें केवल ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले जो जटिल अनुष्ठान थे, इस कारण तेजी से अनुष्ठानात्मक और आम लोगों के लिए ये दुर्गम होता गया, ठीक है। जो पैसे वाले लोग थे, बड़े लोग थे, वो तो करा लेते थे ये सारे पूजा पाठ वगैरह जो भी था, अनुष्ठान वगैरह, लेकिन जो आम लोग थे उनके लिए ये कहीं ना कहीं दुर्गम होता जा रहा था। तो ये भी एक कारण बना। फिर अत्यधिक बलिदान, यानी पशु बलि पर ज़्यादा जोर देने की आलोचना, और इसको क्रूर माना गया, इसको अपव्ययी माना गया, इसको बेकार माना गया, ठीक है। ये भी एक कारण बना। बौद्ध धर्म में अहिंसा की नीति थी, उसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं थी, तो लोग इसलिए भी बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। आर्थिक कारक, यानी व्यापार और वाणिज्य का उदय। आपको पता है उभरता जो व्यापारी वर्ग था इसको नैतिकता, अहिंसा और सादगी वाला जीवन पसंद था। बौद्ध धर्म में इन्हीं चीज़ों का ध्यान दिया जाता था, उसमें नैतिकता की बात होती थी, उसमें अहिंसा और सादगी की बात होती थी। तो उनको कहीं ना कहीं आकर्षक लगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उसको अपना लिया। शहरीकरण, यानी राजगीर और वाराणसी जैसे जो शहर थे, इसको राजगृह भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो शहर थे इनका उदय होने लगा था। इनके उदय ने एक ऐसे धर्म की मांग पैदा कर दी थी, ठीक है, जो ग्रामीण अनुष्ठानों की बजाय शहरी निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, शहर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो बौद्ध धर्म में वो चीजें थी। फिर राजनीतिक कारक भी थे, क्योंकि मगध जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मगध का समर्थन, यानी मगध के जो शासक थे जैसे कि बिंबिसार हो जाएंगे, ठीक है, बाद में अशोक हो जाएंगे, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो उसके कारण जब राजा ही किसी धर्म को संरक्षण देगा तो प्रजा जाहिर सी बात है उस धर्म की तरफ अट्रैक्ट होगी। फिर इसमें क्या हुआ कि जिससे इसका विकास जो था और तेजी से हुआ, बौद्ध धर्म और तेजी से फैलने लगा। करिश्माई नेतृत्व। गौतम बुद्ध का जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनकी जो शिक्षा थी, वो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती थी, ठीक है। तो लोग आसानी से उनसे जुड़ जाते थे, उनके बातों को समझ जाते थे। तो लोगों ने मिलकर क्या करा, उनके धर्म का यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करा और बौद्ध धर्म से लोग जुड़ने लगे। तो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में भी पेपर में आता है क्वेश्चन। तो चार चार आर्य सत्य के बारे में आपको जरूर बताना है। जब भी बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आप पेपर में लिखोगे तो ये टॉपिक आपको जरूर बताना है, चार आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में चार सत्यों के बारे में बताया है। सबसे पहला दुख। कहते हैं कि जीवन जो है ना हमारा, चाहे किसी का भी जीवन हो, वो दुख से भरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, जीवन में दुख सबके हैं।
फिर दुख का कारण जो है वो क्या माना गया, उसका मेन कारण जो है इच्छा माना गया, क्योंकि इंसान जो होता है इच्छाओं में घिरा रहता है, उसको ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की सुख सुविधाएं चाहता है वो, एक तरह से मतलब एक लालच होता है उसके मन में। तो जब तक मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागता है, लालच में पड़ा रहता है, तब तक कभी भी उसका दुख खत्म नहीं हो सकता है, ये माना गया था। ठीक है। फिर निरोध, यानी इच्छा और आसक्ति, यानी अगर व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी लालसा पे अगर काबू पा ले तो वो दुख को समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो उसका दुख समाप्त हो जाएगा, यानी दुख को समाप्त करने का तरीका भी बताया। फिर मग्गा, यानी दुख निवारण का मार्ग बताया इन्होंने, मग्गा मतलब मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो दुख पर विजय प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण मार्ग बताया गया है। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य जो हैं ये आपको जरूर याद करने हैं, जरूर इसको पेपर में लिखना है। अब जो अष्टांगिक मार्ग है इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया था कि सही दृष्टिकोण, यानी हमें वास्तविकता, ठीक है, जो रियलिटी है उस पे चलना चाहिए हमेशा। हमको इन 4 आर्य सत्य के बारे में जो बताया गया है, इन चारों आर्य सत्य को हमको समझना है और उसको हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। फिर सही इरादा, यानी त्याग, सद्भावना, अहिंसा, ऐसी हमारी मानसिकता होनी चाहिए। हमें त्याग, जीवन में त्याग करना चाहिए, सद्भावना के साथ रहना चाहिए, कभी भी किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। सही भाषण, यानी हमें हमेशा सही बात बोलनी है, हमको झूठ से अपने आप को दूर रखना है। जो गपशप हम करते हैं या किसी के लिए हानिकारक शब्द बोलते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, हमें इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। हमें हमेशा सही भाषण यानी सही बोलना चाहिए। फिर सही कर्म, हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। अहिंसा, ठीक है, अहिंसा का पालन करना चाहिए। नैतिक व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। सही आजीविका, तो ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए हमको जो दूसरों को कभी भी नुकसान ना पहुंचाए, जैसे हथियार, नशीले पदार्थ वगैरह, ऐसी चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, वध के लिए जानवरों के व्यापार से बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, जानवरों को मार काट के उनको बेचा जाता है, तो ऐसे व्यापार से बचना चाहिए। ठीक है, आगे ये कहते हैं सही प्रयास, यानी हमको सकारात्मक मानसिक स्थिति विकसित करना है, हानिकारक स्थितियों से अपने आप को बचाना है। और सही सतर्कता, अपने शरीर, अपनी भावनाएं, ठीक है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उसको कहीं ना कहीं जागरूकता, ठीक है, जागरूक हो रहना है हमें हर चीज के बारे में। सही ध्यान, यानी मानसिक एकाग्रता के लिए हमें काम करना है, मेडिटेशन वगैरह करना है, ताकि हम उच्चतर चेतना की स्थिति को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये बुद्ध ने बताया था। अब नैतिक और सामाजिक शिक्षाएं देखते हैं। इन्होंने अहिंसा की बात करी है, इन्होंने कहा है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। करुणा, ठीक है, दया भाव रखना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। समानता, बौद्ध धर्म में जाति का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को ज्वाइन करता था, उसमें आता था, वो सब समान माने जाते थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। तो ये समानता को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। वैराग्य, यानी व्यक्ति को आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए भौतिक संपत्ति और इच्छाओं से अलग होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो दुखी रहता है पूरे जीवन। क्यों दुखी रहता है? क्योंकि वो लालची है, वो लालच के पीछे पड़ा रहता है। अगर वो अपने अंदर की इच्छाओं को खत्म कर दे, अपने अंदर के लालच को खत्म कर दे, भौतिक संपत्ति के पीछे भागना बंद कर दे, लग्जरी चीजों के पीछे भागना बंद कर दे, तो उसको जीवन में वैराग्य प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी और वो अच्छा जीवन जी पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। बौद्ध धर्म से इतना ही आता है, आपको इतना ही बताना है। पेपर में आपको 2 4 10 12 पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो बढ़ा के, बाकी इसी के आसपास लिखना है जो मैंने आपको आंसर बताया। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का जो धम्म था, धम्म के बारे में बताना है और धम्म के प्रचार के लिए जो उसने कदम उठाए हैं उन कदमों को बताना है। तो देखिए, भारत के महानतम सम्राटों में अशोक का नाम आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य के सम्राट रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, धम्म चलाया था। अब पहले इनके बारे में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर धम्म के बारे में बताऊंगा। कलिंग युद्ध, यानी इन्होंने जब कलिंग युद्ध लड़ा तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म की शुरुआत की, जो एक नैतिक और नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना था। हुआ क्या था कि अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, कलिंग में विजय प्राप्त करी थी, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने युद्ध ना करने की नीति अपनाई थी, क्योंकि उसने जब देखा चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी, लोग मृत पड़े हुए थे, ठीक है, तो उसको ऐसा लगा अशोक को कि ये जो युद्ध है, जो हिंसा है, ये बहुत खराब है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मतलब हमको विचलित करती है। तो इसलिए उसने क्या करा, एक नई शुरुआत करी जिसमें नैतिकता की बातें थी और अहिंसा की बातें थी। ठीक है, तो वो धम्म के अंदर आपको मिलेगा।
अशोक का धम्म, इसको समझते हैं, धम्म की विशेषताएं क्या थी उसको समझते हैं। तो धम्म क्या है, सबसे पहले ये समझिए, धम्म जो था ये एक तरह से कुछ नैतिक सिद्धांत मान लीजिए, कुछ अच्छी बातें मान लीजिए, जिसके बारे में अशोक कहता था ये सबको अपनानी चाहिए, ठीक है। अशोक का धम्म जो है ये सत्य, अहिंसा और करुणा, सहिष्णुता, इस पे आधारित था। इसमें सत्य बोलने की बात थी, अहिंसा का पालन करना था, लोगों के प्रति दया रखनी थी, सहिष्णु बनना था, इन चीजों पे ये आधारित था। ये बौद्ध धर्म से प्रेरित था, बौद्ध धर्म में यही बातें थी, उससे प्रेरित था, ठीक है। लेकिन इसमें सभी धर्मों के लोगों को आकर्षित करने के लिए सार्वभौमिक मूल्यों को शामिल किया गया। अब ये मत सोचना कि इसमें बौद्ध धर्म की चीजें इसमें आपको दिखती है तो ये दूसरे धर्म के लोग नहीं अपनाएंगे। ये सबके लिए बनाया गया था धम्म का सिद्धांत, क्योंकि इसमें भाई सभी धर्मों में यही होता है ना मेन, कि आपको अहिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लोगों की मदद करनी चाहिए, करुणा, सहिष्णुता, ये तो सभी धर्म के लोग मान सकते हैं। तो ये सार्वभौमिक बनाने का इसको प्रयास किया गया था। अब इसमें प्रमुख सिद्धांत क्या था धम्म में, तो धम्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना है कि इसमें अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण था, यानी हमें जो जीवित प्राणी हैं उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जानवरों को, मनुष्यों को, उनके प्रति हमें समान रूप से दयालुता दिखानी चाहिए, ठीक है। सभी धर्मों का हमको सम्मान करना है, यानी एक तरह से ये धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दया और करुणा की बात करता है, गरीब लोगों के प्रति, वृद्धों के प्रति, बीमार लोगों के प्रति, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मन में दया रखनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए। सामाजिक सद्भाव की बात करता है, यानी परिवार के जो सदस्य हैं, पड़ोसी हैं या अन्य जो समुदाय हैं, इनके बीच में हमें सम्मान रखना चाहिए, ठीक है। सत्य निष्ठा की बात करता है, यानी अपनी डेली लाइफ में हमको ईमानदार होना चाहिए, निष्ठा पे जोर देना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। नैतिक कर्तव्य, लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है उसका पालन करना चाहिए, और नैतिकता से हमको उसका पालन करना चाहिए, लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचर से जो हमको मिला है, वन्य जीवन जो है, हमें उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जानवरों को मारना शुरू कर दो, पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दो, ये भी इन्होंने गलत बताया, ठीक है। धम्म में पर्यावरण को भी बचाने की बात की गई है। अब इन्होंने धम्म का प्रचार करने के लिए क्या किया, इन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति करी थी, ठीक है, जिसको महामात कहा जाता था। और इन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए थे इसको समझ लेते हैं। तो शिला और स्तंभ, जो शिलालेख थे, अशोक ने क्या करा, बड़े बड़े शिलालेखों पर धम्म के जो संदेश थे वो लिखवा दिए, ठीक है। वो चट्टानों पर, स्तंभों पर, गुफाओं में, हर जगह उन्होंने धम्म के संदेश को लिखवा दिया, और लोग इसको पढ़ते थे, और नैतिक सिद्धांत थे, लोग इसका पालन भी करते थे। सारनाथ और सांची जैसे प्रमुख स्तंभ जो हैं, इसमें भी धम्म का प्रसार है, ठीक है। धम्म के प्रसार के प्रति इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। उसमें क्या थे, जो शिलालेख मिले उसमें जो नैतिक जीवन हमें कैसा जीना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, वो सारी बातें आपको इन स्तंभों में भी देखने को मिलेगी। धम्म महामातों की नियुक्ति, तो इन्होंने महामात नाम के जो अधिकारी थे वो भी नियुक्त करे, यानी प्रॉपर लोगों को नौकरी पे रखा। उनका काम क्या था, धम्म का प्रचार करना था, यानी धम्म के क्रियान्वयन की देखरेख करने के लिए तथा लोगों तक कल्याणकारी उपायों को पहुंचाने के लिए महामात नाम के जो अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति की गई थी। ये घर घर जाते थे, लोगों को धम्म के बारे में बताते थे, ठीक है, इनका काम होता था। पशु कल्याण को बढ़ावा देना, तो अशोक ने क्या करा, पशु बलि और कुछ प्रकार के जो शिकार थे उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया, कि भाई कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको तो बिल्कुल भी नहीं मारना है। उन्होंने पशु अस्पताल बनवाए और वन्य जीवों के लिए भी अभ्यारण्य बनाए, जहाँ पे वन्य जीव आराम से रह सकें और पशुपालन हो सके, ठीक है, पशुओं को बचाया जा सके, उनके साथ कुछ गलत, कहीं पे उनको मारा जा रहा है या कहीं कोई घायल पशु मिलता है तो उसको बचाया जा सके, ठीक है, उसके लिए अस्पताल भी बनाए। बुनियादी ढांचे का निर्माण, उन्होंने यात्रियों के लिए, आम जनता के लिए सड़कें बनवाई, विश्राम गृह बनवाए, उनको पानी पीने के लिए उन्होंने कुएं बनवाए, ठीक है। जनता के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि उन्होंने ये सारे कार्य किए हैं। मिशनरी गतिविधियां, अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया जैसे पड़ोसी जो क्षेत्र थे वहां पे बौद्ध मिशनरियों को भेजा, ताकि वो वहां जाएं, लोगों को धम्म के बारे में बताएं, ठीक है। तो ये धम्म वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक ही आपका सातवाहन वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पेपर में आता है। सातवाहनों के अधीन जो राजनीतिक और जो सांस्कृतिक विकास है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। देखिए, सातवाहनों के अधीन जो राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास था उसमें हमें ये देखना है सबसे पहले कि सातवाहनों का शासन था किस क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए, सातवाहन जो है ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसवी तक, ईसा पूर्व से ईसवी तक, याद रखना, प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में इनका नाम आता है।
आप जो दक्षिण भारत का मैप देखोगे तो ये जो क्षेत्र है ये इनके अंडर में आ जाता था, ठीक है। और ये मध्य तक पहुंच गए थे, इन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार किया था। ये मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में शासन किया करते थे। राजनीतिक विकास की बात करते हैं। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना, तो सातवाहन जिसको आंध्र नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये मौर्य प्रशासन का जब पतन हो गया था उसके बाद ये सत्ता में आए थे। इनका जो क्षेत्र था शुरू में, तो ये आज का समय का जो महाराष्ट्र है, आज की समय का जो महाराष्ट्र है, आज के समय का जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, पहले ये यहीं पे शासन करते थे। बाद में ये मध्य की तरफ बढ़ गए थे, ठीक है। इन्होंने जब अपना क्षेत्र का विस्तार करा तो ये मध्य भारत तक पहुंच गए थे और वहां तक इन्होंने अपना शासन क्षेत्र बढ़ा लिया था। प्रशासनिक संरचना देखते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है केंद्रीकृत राजतंत्र, यानी राजा का शासन होगा, केंद्रीकृत होगा, यानी एक राजा जो होगा उसकी बातें सबको माननी होगी, ठीक है। यही हर जगह का मेन मालिक होगा, यही हर जगह शासन चलाएगा जो भी इनके क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये राजा शासन कैसे चलाता था, तो इसके अधीन एक मजबूत केंद्रीय सत्ता इसने अपना रखी थी। इसमें स्थानीय अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था, जो स्थानीय अधिकारी लोग होते थे वो इनके साथ शामिल थे, ठीक है। स्थानीय अधिकारी जो होते थे वो इनकी मदद करते थे शासन चलाने में कहीं ना कहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। मातृ नाम संबंधी उपाधियां, अब ये जो शासक थे, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मातृ नाम यानी माता के नाम से संबंधित उपाधियों का प्रयोग करते थे, जो शाही उत्तराधिकारियों में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। ज्यादातर पितृसत्तात्मक राजा और सिस्टम रहा है सब कुछ, लेकिन इनके साथ उल्टा था, ये माता के नाम को बहुत महत्व देते थे। तो आपने सुना होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, जिसका नाम उसकी माता गौतमी के नाम पे रखा गया है, यानी माता के नाम को बहुत ज्यादा महत्व ये देते थे। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो साम्राज्य जो था वो कई प्रांतों में विभाजित था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो कई सारे प्रांत इनके हुआ करते थे, ठीक है। जिसमें राज्यपाल, इन्होंने क्या करा, अमात्य जिसको राज्यपाल कहा जाता है, वो स्थानीय प्रशासन के लिए नियुक्त किए थे। अब राजा क्या करता था, हर प्रांत के लिए एक राज्यपाल बना देता था। अब राज्यपाल जो था वो पूरे क्षेत्र के प्रशासन को, ठीक है, पूरे प्रांत के प्रशासन को देखा करता था, उसको अमात्य नाम दिया गया, अमात्य भी कहा जाता था, ठीक है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, तो सातवाहनों ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग जो थे उसको अपने नियंत्रण में ले रखा था, जिसमें दक्षिणा पथ भी शामिल था, ठीक है। जो उत्तरी और दक्षिणी भारत को जोड़ने वाला जो ऊपर से नीचे तक जा रहा है दक्षिणा पथ, उस क्षेत्र पे इन्होंने कंट्रोल कर रखा था और यहाँ से व्यापार होता था, व्यापार मार्ग को ये अपने कंट्रोल में रखते थे, टैक्स वगैरह लिया करते थे, ठीक है। इन्होंने अंतर्देशीय और विदेशीय व्यापार, दोनों तरह के व्यापार को इन्होंने सुगम बनाया। भारत को रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया से इन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण पूर्व एशिया से भी व्यापार होता था, रोमन साम्राज्य वाले क्षेत्र से भी व्यापार होता था। अब सिक्कों की बात करें तो सोने, चांदी, शीशे जैसी जो धातु हैं इसके इन्होंने सिक्के जारी करे, जिन पे प्राकृत शिलालेख और कलात्मक डिजाइन दोनों अंकित थी, ठीक है। प्राकृत शिलालेख और कलात्मक जो डिजाइन है, जो डिजाइन को हिंदी में जो भी बोला जाता है, ये अंकित थी, जो उनकी प्रशासनिक और आर्थिक शक्ति को दिखाते हैं कि ये प्रशासनिक रूप से कितने मजबूत थे, इसका पता लगता है। युद्ध और सैन्य उपलब्धियां, सातवाहन जो थे इन्होंने शकों, जो पश्चिमी क्षेत्र के थे, इनके साथ संघर्ष किया और दक्कन में अपना प्रभुत्व जो था स्थापित किया, ठीक है। अपने आप को दक्कन में मजबूत रखा इन्होंने। फिर उनके सबसे महान शासकों में गौतमीपुत्र शतकर्णी का नाम आता है। इन्होंने शक जो थे उनको पराजित कर दिया था और अपने साम्राज्य को काफ़ी बड़ा बनाया था। इन्होंने व्यापार मार्ग की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सेना बनाई थी, ताकि वो व्यापार मार्ग जो है उसको सुरक्षित रख सके और पूरे प्रशासनिक क्षेत्र को भी सुरक्षित रख सके, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सेतु के रूप में भूमिका। सातवाहन जो थे उन्होंने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ दिया, ये महत्वपूर्ण है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ दिया है, ठीक है, जोड़ा, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक जो राजनीतिक विचार हैं उनका भी आदान प्रदान हुआ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सांस्कृतिक विकास की बात करें तो सातवाहन जो थे ये बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के संरक्षक थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस ये धार्मिक सद्भाव को दिखाता है, ठीक है। तो देखते हैं बौद्ध धर्म और आगे हिंदू धर्म। तो बौद्ध धर्म में इन्होंने अमरावती स्तूप हो गए या कार्ले चैत्य जैसे स्तूप हो गए, ठीक है, जो विहार हो गए, इनका इन्होंने निर्माण करवाया, उसको समर्थन दिया। हिंदू धर्म की बात करें तो उन्होंने अश्वमेध और राजसूय जैसे जो बड़े यज्ञ होते थे,
ठीक है, इन्होंने ये यज्ञ करवाए थे जो ब्राह्मणवादी परंपराओं के प्रति उनके समर्थन को दिखाता है, यानी हिंदूवादी परंपरा के प्रति इनके समर्थन को दिखाता है। नेक्स्ट है कला और वास्तुकला। तो रॉक कट आर्किटेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, जो चट्टानें होती है ना उसको काट कर, ठीक है, चट्टानों को काट कर जो उसमें जो गुफाएं बना दी जाती है या वास्तुकला बना दी जाती है, ये इन्होंने काम करवाया। तो सातवाहन जो थे, सातवाहन काल में जो कार्ले हो गया, नासिक हो गया या कान्हेरी हो गया, ऐसी रॉक कट गुफाओं का विकास भी हुआ था जो बौद्ध मठों और प्रार्थना हॉल के रूप में काम करती थी। बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के इस तरीके से बनाया जाता था, उसमें मूर्तियां, डिजाइन विजाइन सब कुछ बना मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है स्तूप निर्माण। इन्होंने स्तूपों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, स्तूप के निर्माण में भी। जैसे अमरावती का स्तूप हो गया, ये अपनी जटिल नक्काशी और मूर्ति के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये इन्होंने बनवाया था। भाषा और साहित्य, प्राकृत भाषा ये इनकी आधिकारिक भाषा थी, ठीक है। और शिलालेख अक्सर ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिलालेख जो थे कौन सी लिपि में लिखे मिले थे, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। अशोक के समय की भी शिलालेख आपको ब्राह्मी और खरोष्टी में ज्यादातर मिले थे, और प्राकृत भाषाओं का इस्तेमाल होता था, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्का और शिलालेख। सातवाहनों ने प्राकृत और ब्राह्मी में, ठीक है, प्राकृत और ब्राह्मी में द्विभाषी शिलालेखों के साथ साथ सिक्के भी जारी कर दिए, जो उनकी बहुसांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षमता को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। शिलालेख उनके प्रशासन, उनके समाज, उनके धर्म, उनके संरक्षण के बारे में जानकारी देता है कि किस प्रकार से उन्होंने धर्म का संरक्षण करा, और उन्होंने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का संरक्षण किया, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है सामाजिक और आर्थिक जीवन। सातवाहनों ने वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसमें जो स्थानीय समुदाय था उसको वैदिक समाज में महत्वपूर्ण एकीकरण किया गया, ठीक है। और उनके शासनकाल में जो व्यापार हो गया या शहरीकरण का विकास हुआ, जिसे बंदरगाह और व्यापार केंद्रों के निर्माण में भी इनको समर्थन मिला। व्यापार होता था, व्यापार से टैक्स मिलता था, उस टैक्स से इन्होंने बंदरगाह बनाए, ठीक है, जिससे कि व्यापार और तेजी से इन्होंने बढ़ाया। महिलाओं की भूमिका, तो सातवाहन समाज में महिलाओं का बहुत प्रमुख स्थान होता था, विशेषकर जो शाही जो महिलाएं होती थी, ठीक है, जो राजा के परिवार या उनसे रिलेटेड होती थी, ठीक है, उनके बारे में शिलालेखों से जानकारी मिलती है, जहाँ पे रानियों के बारे में अक्सर धार्मिक स्मारकों की संरक्षण के रूप में उनको दिखाया गया है कि रानियां जो होती थी इनकी, वो भी धार्मिक जो स्थल होते थे उसका संरक्षक करती थी, ठीक है। ये संरक्षण कैसे पता लगता है, उनके जो शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उनसे पता लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के बारे में उसकी जो मुख्य विशेषताएं वो आपको बतानी है। तो मौर्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत महत्वपूर्ण शासन माना जाता है, क्योंकि इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में एकता स्थापित करी, और एक बेहतरीन शासन के लिए मौर्य साम्राज्य जाना जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक ये महत्वपूर्ण ऐसे राजा रहे हैं, शासक रहे हैं, जिन्होंने अपनी दूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी सोच के जरिए उस पूरे क्षेत्र पे एक बेहतरीन प्रशासन करने का कार्य किया था, और इनके प्रशासन को प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अब समझते हैं केंद्रीकृत प्रशासन, यानी पूर्ण राजतंत्र, पूरी तरीके से राजा का शासन था। मौर्य राजा जो थे वो सर्वोच्च अधिकारी था, यानी सबसे ऊपर था, जो कार्यकारी, विधायी और नागरिक शक्तियों को एक साथ मिलाकर काम करता था, ठीक है। हर प्रकार की शक्ति, चाहे वो कार्यकारी हो, विधायी हो यानी फैसला लेने वाली हो, या न्यायिक शक्ति हो, किसी के साथ न्याय करने वाली हो, कार्यकारी मतलब कानून वगैरह का पालन करवाने वाली, हर तरह की जो शक्तियां थी सबको एक साथ मिलाकर काम करता था। एग्जाम्पल आपके सामने है कि अशोक ने क्या किया था, प्रशासन पर महत्वपूर्ण व्यक्तिगत नियंत्रण का प्रयोग किया, अपने प्रशासन पे पूरा कंट्रोल कर रखा था, खासकर धम्म का, ठीक है, धम्म का प्रचार करके, धम्म को अपनाकर, लोगों को धम्म के अंतर्गत लाकर अशोक ने बेहतरीन शासन अपने समय में चलाया था। राजा जो होते थे वो मंत्री परिषद की सलाह पे काम करते थे, यानी राजा खुद से सारे डिसीजन नहीं लेता था, उसकी जो मंत्री परिषद होती थी उसकी सलाह पे डिसीजन होते थे, जो निर्णय लेने में उसकी सहायता करती थी। मंत्री परिषद क्या करती थी, डिसीजन लेने में जो राजा होते हैं उनकी सहायता करती थी। राजा की भूमिका क्या होती है, राजा जो है वो राज्य का हमेशा मुखिया होगा, ठीक है, हेड होगा, उसे धर्म और व्यवस्था का रक्षक माना जाएगा, यानी वो धर्म की भी रक्षा करेगा और कानून व्यवस्था की भी रक्षा करेगा, ठीक है। धर्म को यहाँ पे आप कर्तव्य से जोड़ के देखना है आपको। वह प्रशासन के कामकाज की सक्रिय निगरानी करता था और जन कल्याण के लिए आदेश जारी करता था, ठीक है। प्रशासन का जो भी काम था उस पर एक्टिव होकर उस पर नजर रखता था, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, और जनता की भलाई के लिए हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन
पॉलिसी लेकर आता था, जन कल्याण के लिए काम करता था। ठीक है, अशोक ने विशेष रूप से धम्म का प्रचार किया था और जन कल्याण पे आधारित जो नैतिक शासन था वो किया था। तो अशोक का धम्म जो है हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, उसमें कुछ भी नया नहीं लगेगा। अब केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो यहाँ पे मंत्री परिषद होती थी, जिसमें वित्त का कार्य हो गया, रक्षा का कार्य हो गया, या कूटनीति का कार्य हो गया। ठीक है, इसमें सारे एक्सपर्ट होते थे, ये सलाह दिया करते थे, और इसकी सलाह जो होती थी वो जो शासक होते थे वो उसकी सलाह मानते थे। ठीक है, मंत्रियों को जो नियुक्त किया जाता था, यानी कोई मंत्री भर्ती करना है तो उसकी जो उसकी जो योग्यता होती थी, क्वालिफिकेशन होती थी, उसके आधार पे, उसकी निष्ठा के आधार पे उसको रखा जाता था। अर्थशास्त्र में उल्लेखित है कि व्यवहारिक शासन सिद्धांतों को दर्शाता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमको अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, ये मौर्य साम्राज्य के ही समय की पुस्तक है, तो उसमें डिटेल में पता लगता है कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था होती थी। अब बात करते हैं विभाग की। प्रशासन को विभिन्न पहलुओं, जैसे मान लो टैक्स का मामला हो गया, रक्षा का मामला हो गया, डिफेंस का, वाणिज्य हो गया, या कृषि हो गया, इन सबको संभालने के लिए अलग अलग इन्होंने क्या कर दिए थे, डिपार्टमेंट बना दिए थे। एक डिपार्टमेंट बना दिया था जो केवल कृषि का काम देखेगा। ठीक है, एक डिपार्टमेंट बना दिया जो केवल टैक्स का काम देखेगा, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जो व्यापार का काम देखेगा। तो इस तरीके से काम को आसान बनाने के लिए इन्होंने डिपार्टमेंट में इसको, विभागों में इसको बांट दिया था। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं तो कुशल शासन के लिए साम्राज्य को प्रांतों, यानी जो साम्राज्य था उसको जनपदों में विभाजित किया गया था, ताकि बेहतर से बेहतर क्या हो सके, शासन हो सके। अब देखो, मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा था, अब इसमें अच्छे तरीके से शासन करना है, इसलिए उसको जनपद में विभाजित कर दिया था ताकि अच्छे से शासन चल सके। प्रत्येक का नेतृत्व जो है एक राज्यपाल को दिया गया था, वो राज्यपाल हर क्षेत्र का नेतृत्व करता था, जो आमतौर पे कोई राजकुमार ही हुआ करता था। ठीक है, प्रमुख प्रांतों में मगध, यानी प्रमुख जो इसके मुख्य प्रांत थे उसमें मगध आता है, गांधार आता है, अवंती आता है, कलिंग आता है। ठीक है, ये आपने कलिंग वगैरह के बारे में धम्म में भी पढ़ा हुआ था। फिर स्थानीय प्रशासन जो था उसको जिलों में और गांव में बांट दिया था, और छोटे लेवल में बांट दिया था ताकि बेहतरीन शासन हो सके। अब जिला प्रशासन की बात करें तो प्रांत जो होते थे उसको जिलों में बांटा गया था। ठीक है, जिनका नेतृत्व जो था वो जिला अधिकारी, जो कि राजुक कहलाता था, इसके द्वारा होता था। इनकी जिम्मेदारी क्या होती थी, भूमि राजस्व संग्रह करना, यानी भूमि से मिलने वाला टैक्स जो था वो हर जिले से इकट्ठा करना होता था, और न्यायिक कर्तव्य होते थे। ठीक है, कृषि गतिविधियों पे निगरानी रखना, ये सब काम होता था राजुक का। फिर ग्राम प्रशासन, यानी जिले के अंदर बहुत सारे गांव आ जाते हैं, तो गांव का प्रशासन, गांव जो होता था सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई मान लो, यानी पहले गांव है, फिर उससे बड़ा जिला है, फिर प्रांत है। ठीक है, वो प्रांत में ही जनपद है, तो इस तरीके से पूरी इकाई बन जाती थी। तो ये सबसे छोटी इकाई थी। ग्रामीणी, यानी गांव का जो मुखिया होता था वो स्थानीय मामलों का प्रबंधन करता था, जैसे कि टैक्स इकट्ठा करना, इन सब चीजों का काम करता था, और ग्रामीणों और जिला अधिकारियों के बीच संपर्क का काम भी यही करता था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गांव जो थी वो छोटी इकाई थी, गांव में एक मुखिया होता था जिसका नाम ग्रामीणी था। ठीक है, वो स्थानीय मामलों को देखरेख करता था, टैक्स वगैरह इकट्ठा करना, वो सारा काम यही करता था। फिर राजस्व प्रणाली, यानी कि टैक्स सिस्टम। तो मौर्य प्रशासन के पास कुशल और सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली थी। ये भूमि से टैक्स लेते थे और अन्य प्रकार के टैक्स लेते थे। ठीक है, भूमि कर की बात करें तो राजस्व का जो मेन स्रोत होता था वो होता था किसान की अपनी उपज का एक निश्चित हिस्सा। किसान जो भी फसल उगाएगा उसका एक निश्चित हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में इनसे ले लिया जाता था। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि छठा हिस्सा लिया जाता था। फिर अन्य टैक्स, जैसे मान लो कोई व्यापारी है, व्यापार करता है तो उससे टैक्स लिया जाता था। जंगलों से, खदानों पर भी टैक्स लगाया जाता था। राजस्व का उपयोग, अब मान लो जो टैक्स मिलता है उसका उपयोग किस में होता था, सेना में, यानी राजस्व का उपयोग सेना के संचालन के लिए, जनता के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो शाही खर्चे होते हैं इनको बनाए रखने के लिए, इस प्रकार से ये सारा टैक्स जो था ये यूज में आ जाता था। अब बात करते हैं न्यायतंत्र, न्याय कैसा था। तो राजा जो था वो कानूनी मामलों में सबसे बड़ा अधिकारी होता था, और राजुक और अमात्य जैसे जो अधिकारी होते थे वो स्थानीय विवाद जो होते थे उसको संभाल लेते थे। ठीक है, और कानून व्यवस्था को लागू करते थे। अर्थशास्त्र बताती है कि अपराधों को रोकने के लिए अक्सर कठोर दंड भी दिए जाते थे। अगर कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम करता है, कुछ गलत करता है, तो उसके लिए उसको कठोर दंड दिया जाता था ताकि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत ना करे। ठीक है, सैन्य संगठन, मौर्य साम्राज्य के पास एक बड़ी सेना थी, शक्तिशाली सेना थी, जो विशाल साम्राज्य की रक्षा के लिए काम करती थी। इसमें देखो,
पैदल सेना भी थी इनके पास, घुड़सवार सेना भी थी, युद्ध के लिए हाथी भी थे और रथ भी शामिल थे। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, वहां पे हमने पढ़ा था कि मेगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी, इंडिका में उसने बताया था कि 6 प्रकार से सेना को बांटा हुआ था। ठीक है, वो सारी चीजें हम 12th में भी पढ़ चुके हैं। एक विशेष विभाग था जो एक युद्ध कार्यालय, भर्ती, प्रशिक्षण, रसद, इन सब का मैनेजमेंट करता था। ठीक है, एक अलग ही डिपार्टमेंट था जो इन सब काम का मैनेजमेंट करता था। व्यापार मार्ग जो होते थे, जहाँ से व्यापार होता था, या जो तट वाले क्षेत्र होते थे, उनकी सुरक्षा जो का काम जो थी वो नौसेना के द्वारा किया जाता था। ठीक है, जासूसी प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो मौर्य प्रशासन के पास एक अच्छी तरह से विकसित खुफिया नेटवर्क था, जैसे अर्थशास्त्र में वर्णित है, यानी गुप्तचर व्यवस्था थी। ठीक है, आंतरिक और बाहरी मामलों पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूस नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, ताकि राजा को संभावित खतरों के बारे में पता चल जाए। और दासियां भी नियुक्त की जाती थी जो कि गुप्तचरी का काम करती थी, जासूसी का काम करती थी। शहरी प्रशासन देखें तो पाटलिपुत्र जो है इनकी राजधानी होती थी। ये जो शहरों की योजना थी वो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई थी। अधिकारी जो होते थे वो शहरों का अच्छा मैनेजमेंट करते थे। ठीक है, शहरों की कुछ समितियां थी जो शहरी प्रशासन का मैनेजमेंट करती थी। उनकी स्वच्छता, व्यापार, कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होती थी। तो ये सारा काम जो है यही समितियां करती थी। सड़कें, बाजार, अन्न भंडार, ठीक है, ये जो बुनियादी ढांचा है इसको अच्छे तरीके से उसका रख रखाव करना, उसका मैनेजमेंट करना, ये सब समितियां जो होती थी वो काम कर लेती थी। तो यहाँ पे हमारा मौर्य साम्राज्य वाला क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन है संगम साहित्य। संगम से भी आपके पेपर में काफी क्वेश्चन आते हैं, तो संगम साहित्य को समझते हैं। संगम साहित्य जो है जिसकी रचना 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक इसके बीच में हुई है। ठीक है, ये सबसे पुरानी तमिल जो लिटरेचर है उसमें से एक इसको माना जाता है। तमिल में है और सबसे पुराना लिटरेचर अगर तमिल में देखें तो ये माना जाता है। ये प्राचीन जो तमिलकम है, अब ये तमिलकम क्या है ये समझिए। जो दक्षिण भारत है ना, आपने मैप में देखा होगा, दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत के जो समाज था, उसकी जो संस्कृति थी, उसका जो कल्चर था, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, उसकी राजनीति के बारे में हमें विस्तृत विवरण देता है। क्योंकि जो तमिल बोलने वाला क्षेत्र था, जहाँ तमिल बोली जाती थी, इस पूरे क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो भी चीजें थी उसके बारे में जानकारी जो है हमको इन प्राचीन तमिलकम जो लिटरेचर था इससे मिल जाता है। ठीक है, तमिल में लिखे गए संगम ग्रंथों में कविता भी थी, इसमें गद्य की रचनाएं भी थी। ठीक है, इसने काव्यखंड और गद्य दोनों प्रकार की रचनाएं थी, जो संगम युग के दौरान लोगों का जो जीवन था, उनके जो मूल्य थे, उनके जो विश्वास थे, उनकी जो परंपरा, उनकी ट्रेडिशन, कल्चर जो भी था, उसके बारे में हमें संगम साहित्य से डिटेल में जानकारी जो है मिल जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे संगम साहित्य में प्रतिबिंबित समाज, यानी संगम साहित्य में जो समाज यानी सोसाइटी के बारे में जो हमको जानकारी मिली है उसको देख लेते हैं। तो सामाजिक संरचना कैसी थी, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जनजातीय और कुल आधारित समाज, यानी जो समाज था वो जनजातीय पे आधारित था, जनजातियां होती थी, परिवारों पे आधारित समाज था। तो समाज जनजातियों और कुलों में संगठित होता था। इसका नेतृत्व जो होता था वो मुखिया करता था। ठीक है, जिसको वेलिर कहा जाता है। अब ये शब्द है ना, ये कुडिस हो गया, वेलिर हो गया, ये तमिल भाषा के शब्द हैं। हो सकता है आपको ध्यान ना रहे तो आप हिंदी में इसको अच्छे से याद करके जाना। मुखिया को वेलिर कहा जाता था। ठीक है, परिवार जो होते थे वो पितृसत्तात्मक होते थे, जिसमें पिता जो होता था वो घर का मुखिया होता था और पिता जो होता था वो डिसीजन लेता था। घर के जो भी डिसीजन होते थे पिता के द्वारा लिए जाते थे। विविध सामाजिक समूह, समाज जो था जातियों में विभाजित नहीं था। ठीक है, जातियों में समाज विभाजित नहीं था, बल्कि इसमें किसान, योद्धा, व्यापारी, कारीगर जैसे अलग अलग व्यवसायिक समूह थे। समाज जो था व्यवसायिक समूहों में बटा हुआ था, जैसे किसान हो गया, ठीक है, इसमें योद्धा हो गया, व्यापारी हो गया, कारीगर हो गए, पशुपालक हो गए। इस तरीके से जो समूह है इसमें बटा हुआ था समाज। ब्राह्मण मौजूद थे यहाँ पे, लेकिन बाद के समय की तुलना में उनकी भूमिका जो थी वो थोड़ी लिमिटेड थी, यानी कि सीमित थी, कम थी। अब बात करते हैं महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो संगम समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान था, जिन्हें अक्सर मजबूत, स्वतंत्र और गुणी के रूप में दिखाया गया है कि महिलाएं मजबूत थी, स्वतंत्र थी। उनकी भूमिका क्या होती थी, वो कृषि के काम में और जो घर के जो घरेलू काम होते हैं उनमें भाग लेती थी। उनकी बुद्धि और सुंदरता के लिए उनको काफी महत्व दिया जाता था। शिक्षा की बात करें तो कुछ महिलाएं जैसे कि अवैयार हो जाएंगी, कवि, ठीक है, अवैयार वगैरह, ये कुछ कवि और बुद्धिजीवी थी। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो काफी पढ़ी लिखी थी, साउथ में, दक्षिण में, उनको बहुत महत्व दिया जाता था। वैवाहिक प्रथाएं क्या थी, विवाह किस प्रकार से होता था। तो विवाह एक प्रतिष्ठित संस्था थी। ठीक है,
लेकिन प्रेम और रोमांटिक रिश्ते, अकम कविता, इसमें भी स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, प्रेम विवाह वगैरह भी होता था और विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। विधवाएं और शुद्धता, शुद्धता यानी कर्पू, इसकी अवधारणा को बहुत सम्मान दिया जाता था। और विधवाएं जो होती थी अक्सर तपस्या का जीवन चुनती थी, यानी मान लो कोई महिला है, उसके पति की डेथ हो जाती है तो फिर वो त्याग और तपस्या का मार्ग चुन लेती थी, तो इनको भी काफी महत्व दिया जाता था। मतलब महिलाओं के साथ यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा, भेदभाव नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर परिवार और रिश्तेदारी, परिवार का विस्तार किया गया, रिश्तेदारों के बीच में मजबूत संबंध बनाए गए, बुजुर्गों के प्रति सम्मान किया जाता था, मेहमानों के प्रति आतिथ्य पर ज्यादा जोर दिया जाता था ताकि उनको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ठीक है, आर्थिक व्यवसाय की बात करें तो किसान जो थे वो चावल उगाते थे, गन्ना, बाजरा, ऐसी फसलें उगाया करते थे। कारीगर जो थे बुनाई का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धातु के काम करते थे। व्यापारी जो होते थे वो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार करते थे। ठीक है, पुहार जो कि कावेरी पट्टनम है, ऐसे जो बंदरगाह थे ये हलचल भरे, इसमें मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती थी क्योंकि ये व्यापार के मुख्य केंद्र होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है त्योहार और समारोह। तो त्योहार अक्सर कृषि चक्र और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े होते थे। पोंगल यहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार है। तो पोंगल जो है फसल उत्सव, समृद्धि और समुदाय का जश्न मनाते थे। जब इनकी जो फसलें होती थी, ठीक है, फसलें जब उगाई जाती थी उसके बाद उत्सव मनाया जाता था। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है जिसको पोंगल कहा जाता है। संगम साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति, संगम साहित्य में जो संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, उसको देखते हैं। तो राजनीतिक और योद्धा संस्कृति, यानी संगम साहित्य में तमिलकम के जो सरदार थे, दक्षिण के जो सरदार थे, जो वहां के राजा थे, उनका वर्णन मिलता है। मूवेंदर, तीन महान तमिल राजवंश जैसे चोल हो जाएंगे, चेर हो जाएंगे और पांडे हो जाएंगे, इनके बारे में जानकारी मिलती है। राजाओं से वीर योद्धा और जो परोपकारी शासक होते थे, ठीक है, इन इनसे अपेक्षा क्या की जाती थी, इनसे अपेक्षा ये की जाती थी कि भाई ये शासन बेहतरीन चलाएंगे, लोगों के लिए वहां पे काम करेंगे, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे भी वही था, धर्म, यानी कि कर्तव्य को बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है योद्धा, योद्धा संहिता, युद्ध में वीरता का जश्न मनाया जाता था और पराजित योद्धा अपमान की बजाय मृत्यु को प्राथमिकता देता था। यानी अगर कोई पराजित हो जाए तो उसका बहुत अपमान होता था। ठीक है, तो वो मृत्यु को गले लगा लेता था। वीर जो थे वो पत्थर शहीद योद्धाओं की स्मृतियों में बनाए जाते थे। ठीक है, पत्थरों पे क्या होता था, उनकी छवि बनाई जाती थी वीरों की। धार्मिक विश्वास, ये क्या, ये जो साउथ के लोग थे प्रकृति पूजा करते थे, पहाड़ों की, नदियों की, पेड़ों की, प्राकृतिक जो तत्व है उसके प्रति श्रद्धा रखते थे, पूजा करते थे। देवता की बात करें तो मुर्गन युद्ध के देवता होते थे ये। कोटरावई विजय की देवी होती थी। अब ये तमिल वर्ड है तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। मयोन जो विष्णु भगवान का एक रूप थे, इन देवताओं की यहाँ पे पूजा की जाती थी। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है, ये हमें संगम साहित्य से पता लगता है। अनुष्ठान और बलिदान, पशु बलि और देवताओं को चढ़ावा चढ़ाना बहुत आम बात थी। ब्राह्मणवादी प्रभाव यानी वैदिक प्रथाएं जो थी ये मौजूद थी, लेकिन अभी तक तमिल संस्कृति पर उनका प्रभुत्व नहीं था। ठीक है, जो तमिल संस्कृति पे इनका प्रभुत्व नहीं होता था, ये महत्वपूर्ण है। वैदिक प्रथाएं यहाँ पे मौजूद थी, वेदों में जो अनुष्ठान वगैरह की जानकारी मिलती है वो यहाँ पे होता था। साहित्य और कला, कविता जो होती थी दो हिस्सों में बांटी हुई थी। एक है अकम, अकम तमिल वर्ड है जिसका मतलब है प्रेम कविता, यानी भावनाओं और रिश्तों पर केंद्रित होती थी। इसमें मानव के जो अनुभव होते हैं, ठीक है, आंतरिक जो होते हैं वो दुनिया को दर्शाती थी। दूसरा होता था पुरम, जो वीर कविता होती थी जिसमें युद्ध का, वीरता का, सार्वजनिक जीवन का वर्णन किया जाता था। तो कविता को हमने दो हिस्सों में यहाँ पे बांटा हुआ है। फिर संगम साहित्य में हमको नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए संगीत और नृत्य त्योहारों और समारोह का अभिन्न अंग था। जब भी कोई त्योहार मनाया जाता था, कोई समारोह मनाया जाता था, तो संगीत होता था, नृत्य होता था। वीणा और ताल वेद जैसे वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया जाता है, यानी कि ऐसे जो वाद्य यंत्र थे ये बजाए जाते थे। ठीक है, वीणा वगैरह हो जाएगा। भाषा और शिक्षा, तो यहाँ की जो मेन भाषा थी वो थी तमिल, जो अपनी समृद्धि और परिष्कार के लिए जानी जाती थी। शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। खासकर जो कवि लोग होते थे, जो बुद्धिजीवी लोग होते थे, इनका समाज में बहुत सम्मान होता था क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग होते थे। ठीक है, शिक्षा को ये लोग बहुत महत्व देते थे। तो यहाँ पे अपना ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ये खत्म हो जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आपकी पॉलिटिकल की भी वीडियो बना दूंगा मैं।